अस्सलाम स्टूडेंट्स औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ग़ब्बिज़नी इल्मा। अच्छा जी, एमएसए टू का सेशन शुरू करने जा रहे हैं जी। एमएसए टू जून 25 के लिए हम बैठे हैं। हम कुछ एजेंडा भी लिख देते हैं यहाँ पे। एमएसए टू जून 2025 सेशन बाय सर फुरकान अहमद एंड सर सऊद। अच्छा, सर फुरकान हमारे साथ जल्द ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी। एंड इनिशियली लेवल पे मैं ज़रा चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ। आज का पहले हम एजेंडा नोट कर लेते हैं। एजेंडा आज का क्या है? तो आज के एजेंडे में सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंट्रो ऑफ एमएसए टू। एमएसए टू है क्या? अपना भी मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा, सर फुरकान में ज्वाइन करेंगे वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। फिर हम बात करेंगे स्टडी अप्रोच क्या होनी चाहिए, एमएसए टू को पास करने के लिए क्या स्टडी अप्रोच है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैंने जैसे कहा था मैसेज में कि अगर कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी मैं समझता हूँ कि सेशन अटेंड करना चाहिए ताकि आप देख लो। अच्छा, इन द मीनवाइल आप मेरा नंबर नोट कर लें। कोई भी क्वेरी होती है, कंफ्यूजन होती है, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता हूँ और रिस्पॉन्ड भी कर रहा होता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एमएसए टू। ठीक है, कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। इस बार बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है जून 25 अटेम्प्ट वालों के लिए। क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, नई स्कीम का इससे क्या लिंक है? ठीक है, तो इस पर बिल्कुल बात करेंगे। और डायरेक्शन फिर इसीलिए क्या होनी चाहिए। ठीक है, रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, और जिनको कंफर्म है कि जून 25 में एमएसए टू देना है उनको क्या करना चाहिए। ये सारी बातें इंशाल्लाह आपके साथ होंगी। इसके बाद आई गैप सॉफ्टवेयर पे थोड़ी सी बात करेंगे। बीएफडी के स्टूडेंट्स को कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है काफ़ी खदशात हैं। एमएसए टू में अलहमदिल्ला वो खदशात ज़्यादा नहीं होते। क्यों नहीं होते और हम कैसे कवर कराएंगे सॉफ्टवेयर को, इस पर बात होगी। जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहें वो सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करें, इस पर बिल्कुल बात की जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर फुरकान का बहुत ही यूज़फुल स्टडी मटेरियल है। चेकिंग स्ट्रेटजी है, कुछ स्टोरीज उन्होंने बनाई हुई हैं। उसके अलावा बुक हमारी कैसे यूज़ करनी है, तो सर फुरकान का स्टडी मटेरियल प्लस वो जिसे कंप्लीट पैकेज कहते हैं, वो जिसमें सारा उनका क्वेश्चन सोल्यूशन, अपना मार्क हुआ हुआ आंसर, वो सारी चीज़ें होती हैं। कंप्लीट पैकेज क्या चीज़ है, स्टोरीज क्या चीज़ है, ठीक है, ड्राफ्टिंग स्किल्स पे कैसे काम किया जाता है, कैसे ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्टूडेंट्स को आंसर को चेक करके वापस किया जाता है। स्टूडेंट्स के आंसर को चेक करके वापस किया जाता है, तो किस तरह से होता है, उसका क्या सिस्टम है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह सर फुरकान जो है वो अपने एजेंडे में हमसे डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा जी, मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे बताएं ज़रा कि आप लोगों ने क्या सुना हुआ है एमएसए टू के बारे में। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। ज़्यादा डिटेल इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, फिर हम एमएसए टू के इंट्रोडक्शन पे आते हैं। देखिए, मेरा नाम सऊद तारिक है जी। अम, सर फुरकान ज्वाइन करते हैं तो उनका इंट्रोडक्शन भी इंशाल्लाह सामने आएगा। बैक इन 2006 आई कंप्लीटेड माई ओ लेवल्स। ठीक है जी, क्विकली क्विकली बता देता हूँ। 2006 में मैंने अपना ओ लेवल्स कंप्लीट किया। 2008 में मैंने अपना ए लेवल्स कंप्लीट किया। इसके बाद क्या कहते हैं, 2010 में मैंने अपना ACCA भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। फिर मैं KPMG में चला गया। 2011 में मैंने एग्जामेशन क्लेम करके CA में एडमिशन ले लिया। CA में एग्जामेशन थी उस वक्त अच्छी खासी। फिर मैंने KPMG से आर्टिकलशिप शुरू की एंड विंटर 14 वाज माय क्वालिफाइंग अटेम्प्ट, जहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना CA कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, मैं ACA बन गया। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, 2014 में मेरा CA हुआ। उसके बाद मैं जो है 17 तक KPMG में ही रहा। ठीक है, 18 में मैंने थोड़े से टाइम के लिए इंडस्ट्री ज्वाइन की और 18 में ही मैंने अपनी फर्म स्टार्ट की। इसका नाम है ST&Co। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी इस फर्म को रन कर रहा हूँ और आज 2024 हो गया है और मैं ST&Co के प्लेटफॉर्म से जो है वो काम कर रहा होता हूँ। अकाउंटिंग है, एडवाइजरी है, इंटरनल ऑडिट है, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है, बजट्स है, डिपार्टमेंट सेटिंग है, स्टाफ लोनिंग है, बुक कीपिंग है, ये सारे काम हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे होते हैं। अच्छा, टीचिंग से रिलेटेड अगर मैं थोड़ी सी बात करता चलूँ और फिर बस मैं मेन एजेंडे पे आऊँगा। टीचिंग से रिलेटेड जो है वो सिनेरियो ये है कि मैंने 2005 में ओ लेवल्स कंप्लीट करने से पहले ही अपनी ओ लेवल्स की टीचिंग शुरू कर दी थी। और अपने स्टार्टिंग में ही मैंने जो है पढ़ाना शुरू कर दिया था।
2005 से मैंने लेके 2014 तक, अगर मैं इसको बिल्कुल छोटा सा समराइज करूं, वैसे तो इसमें बहुत सारे मराहिल हैं, तो यहाँ तक मैंने जो है वो ओ लेवल्स के पेपर्स, ए लेवल्स के पेपर्स, ACCA के काफ़ी सारे पेपर्स और मैथ्स एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कराई। ठीक है जी। उसके बाद 2014 वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई करियर, जहाँ पे मैंने क्वालिफिकेशन से पहले, क्वालिफाई में हुआ था विंटर अटेम्प्ट में, और क्वालिफिकेशन से पहले मैंने अगस्त 2014 में जो है मैंने CA की टीचिंग स्टार्ट की। और CA का मुश्किल तरीन पेपर जो पहले मैक होता था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये MSA 2 से पहले का पेपर है। जब MSA 2 आया था तो इस पेपर को हटा दिया गया था ICAP की तरफ से, तो ये MSA 2 का रिप्लेसमेंट समझे, MSA 2 से पहले वाला पेपर है। ठीक है। तो ये पेपर जो है वो मैंने मैक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पढ़ाना शुरू किया, जो उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा सबसे मुश्किल तरीन पेपर माना जाता था और सबसे ख़राब रिजल्ट आता था। बट मैंने कहा कोई बात नहीं। 2015 में मैंने कैफ लेवल पढ़ाना शुरू किया, कॉस्टिंग, कैफ कॉस्टिंग पढ़ानी शुरू की। 2016 में मैंने BFD पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद मुझे सर फुरकान मिले 2021 में। 2021 वॉज द ईयर जहाँ पे हमने डिसाइड किया कि नहीं यार MSA 2 लॉन्च करते हैं। मैं अकेले, जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें करा रहा था, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था अकेले पढ़ाना, इसलिए मैं MSA 2 को जो है वो नहीं पढ़ा सका शुरू के सालों में। मगर देन आई, जब सर फुरकान से मिला तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, आई थिंक वी कैन लॉन्च MSA 2, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह MSA 2 जो है लॉन्च किया, और आज 2021 से लेकर 2024 हो गया। इस दौरान मैंने 2022 में जो है CFAP 3 SPM भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। और आज, अच्छा जी, तो थोड़ा सा बस मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको बता रहा था कि 2014 में मैंने CA फाइनल का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर शुरू किया, 2015 में मैंने कैप पढ़ाना शुरू किया, 2016 में मैंने BFD पढ़ाना शुरू किया, 2021 में सर फुरकान के साथ मिलकर मैंने MSA 2 स्टार्ट किया। MSA 2 जैसा पेपर मैं समझता हूँ कि अकेले नहीं पढ़ा सकता था। और उसके बाद फिर मैंने जो है ना क्या कहते हैं 2022 में SPM पढ़ाना शुरू किया, और आज अगर मैं इसको थोड़ा क्विकली क्विकली लेके चलूँ तो 2024 में मैं चार चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, पांच चीज़ें पढ़ा रहा हूँ: BFD, CAF 3, कॉस्टिंग, CAF 6 MFA, MSA 2 एंड CFAP 3। जो शुरू के दो पेपर्स हैं, तीन पेपर्स हैं, ये मैं 100% पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है जी। और उसके बाद के जो बाकी दो पेपर्स हैं, ये मैं जो है वो 1/3 पढ़ा रहा होता हूँ। सर फुरकान जो है वो 2/3 मेजोरिटी एरिया लेके चलते हैं, और सर अरीब मेरे साथ CFAP 3 में मेजोरिटी एरिया लेके चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, अब मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करता हूँ। सर फुरकान जैसे ही ज्वाइन करते हैं हमें चैट पे मैसेज करेंगे, तो मैं फिर सर फुरकान को भी ज्वाइन करवाता हूँ। ये बताएं मुझे कि आप लोगों ने MSA 2 के बारे में क्या सुना है, चैट के थ्रू बताएं ना ज़रा प्लीज़। मुश्किल है, आसान है, बहुत मुश्किल है, कैसा है? अच्छा जी। अक्सर कह रहे हैं MSA 2 बहुत लेंदी पेपर आता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। उस्मान कह रहे हैं बहुत टफ है। रिजवान कह रहे हैं लेंदी कोर्स है। तावेज कह रहे हैं SPM प्लस BFD है। ठीक है, SPM प्लस BFD कहेंगे, मगर SPM BFD से बहुत आगे जाएगी कहानी। ठीक है, सिलेबस पे बात करेंगे। एस हो रहा, बिल्कुल बात करेंगे जी। लेफ्ट हैंड पे सिलेबस मौजूद है हमारे पास, ये रहा जी। सिलेबस से बात बिल्कुल करनी है मुझे अभी थोड़ी देर में। ये एजेंडे में लिखा हुआ है कि हमारे ये स्टडी अप्रोच एंड इंपॉर्टेंस, इंट्रो MSA 2 में मैं सिलेबस से बात करता हूँ। टफ है एज कम्पेयर टू MSA 1, बिल्कुल सही बात की है। और क्या कह रहे हैं जी, फैजान शमीम कह रहे हैं मोर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ SPM, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा, बहुत प्रैक्टिकल जाना पड़ता है। MSA 2 इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल पेपर। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी रिटन। ये कह रहे हैं जी एक मसला आता है कि क्या लिखना है, ये समझ नहीं आता। अच्छा, इस सर फुरकान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, दैट्स ग्रेट। सर फुरकान को हम अनम्यूट कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी लोग भी बताएं ज़रा। ठीक है। देखें, बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी सारी बातें इसमें आपने सही की। और सर आप अनम्यूट हो गए, चेक करिएगा सर फुरकान। सर फुरकान आपके पास आप देखें आपके पास आ रहे अनम्यूट का ऑप्शन। एक मिनट। अच्छा जी। तो अब हम सिलेबस पे चलते हैं। ठीक है। एक, चलें ठीक है, हम इसको देख लेते हैं इतने में। अच्छा जी।
अ, अच्छा, इसके आगे मैं ग्रिड दिखा देता हूँ आप लोगों को अभी। ग्रिड देखेंगे, जरा ग्रिड पे बात करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ओके। सर अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आप? वन काम सर, हाउ आर यू? जी जी सर, बिल्कुल ठीक। मैंने भी अपने आप बताया है कुछ कहना क्या मुश्किल है यहाँ पे एमएससी 2 के पेपर में। अच्छा। नहीं बिल्कुल, क्या कहते हैं, इस पे बिल्कुल बात करते हैं। चैट पे लिखा है मैंने। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर फुरकान। आपने क्या लिखा है जी? समझ नहीं आता कि अच्छा, आपने टेक्स्ट कर दिया था, समझ नहीं आया आता कि स्किल्स चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए फॉर पासिंग दिस पेपर? बिल्कुल सर, ये तो आपने बताना है ना सर, कौन से स्किल्स चाहिए। मैंने आपका नाम लिखा हुआ भी है। सर फुरकान का पूरा एक सेगमेंट है जी, जो आपने बिल्कुल अटेंड करना है। तो ये सर आपने सारा लेके चलना है अभी, ठीक है? अच्छा जी, तो हम कोर्स पे वापस चलते हैं जी। एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंस मैनेजमेंट, ये एसपीएम का एरिया है, ठीक है जी। जो 50 से 55 आवर्स का है, और वेटेज वो 50 से 40 से 50 50% वेटेज है। इसके बाद बीएफडी परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया है, जो कि यहाँ पे उन्होंने 45 से 50 आवर्स लिखा है, जो कि ऑब्वियसली जाते हैं हमारे यहाँ थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। मैं आपको आवर्स की शीट भी दिखा दूंगा। वेटेज 35 to 40% है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। सर फुरकान, ऐसा ही है, इस बार भी पेपर में आपने बताया कि आया हुआ है जी। एक जी सर, इस पे बेसिकली एक छोटी सी बात मैं करूंगा, फिर आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं शुरू से ही के चल रहा होता हूँ और कह रहा होता हूँ अक्सर, कि देखें पेपर में ना थ्रू आउट अगर आप इसकी जर्नी देखें तो अप्रोच चेंज होती रही है आई कैप की। स्टार्ट में उसने बीएफडी का एरिया बहुत ज्यादा टेस्ट किया था। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि उसने फॉर एग्जांपल फुल फ्लैज कैलकुलेशन दे दी थी, लाइक एनपीवी एनालिसिस करवा लिया। फिर अप्रोच चेंज हुई, और फिर उसने जो है ना बीएफडी का एरिया बिट्स एंड पीसेस में पूछना शुरू किया, वो एप्लीकेशन की तरफ ज्यादा चला गया। अभी रिसेंट कुछ अटेम्प्ट्स में दोबारा से इस तरह हो रहा है कि एनपीवी कैलकुलेशन या एपीवी फुल फ्लेज, राइट, लाइक जैसे आपको पूरा क्वेश्चन जैसे बीएफटी का करते हैं ना वैसे करना पड़ रहा है। तो मैं शुरू से ये बात कहते चल रहा था कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि प्रैक्टिस से आउट नहीं होना। इसीलिए मैं कहता था कि पेपर के एंड में जब इंशाल्लाह हम अप्रोच पढ़ेंगे तो उसमें मैं यही कहता हूँ कि एटलीस्ट आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, कि अगर फुल फ्लैज बीएफडी का क्वेश्चन आ भी जाए ना तो आप फुल फ्लैज उसको कैलकुलेट कर पाए। तो ये बेसिकली मैं बस एक अच्छा, पॉइंट ऐड करना चाह रहा बिल्कुल हूँ। सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा। टैक्स प्लानिंग का एरिया है 5 से 15 मार्क का, और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स का एरिया तकरीबन 5 से 10 मार्क्स का। तो ये आई थिंक हमारे पास जो है वो ग्रिड है। अगर मैं इसको बिल्कुल थोड़ा और अच्छे लफ्जों में लिखूं, ग्रिड को, एमएसए 2 के कोर्स को, तो एमएसए 2 में हमारे पास एसपीएम का एरिया है, जो पुराना आप बीएमएस भी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बीएफडी का एरिया है, ठीक है जी। बीएफडी में कौन कौन सा एरिया, मैं भी इस पर डिटेल में बात करूंगा। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया, इवन दो परफॉर्मेंस मेजरमेंट अब बीएफडी का पार्ट हो गया है, बल्कि पेपर में भी समर 2024 में भी पेपर में सवाल आया है, और विंटर 2024 में भी जो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट से रिलेटेड एग्जामिनर ने पूछा है। एसपीएम के अंदर भी था, मगर मैं इसको अलग से हाईलाइट करना चाहूंगा, यहाँ पे अलग से हाईलाइट करना चाहूंगा। इसके अलावा इसमें जो है वो मैं समझता हूँ कि आपको एथिक्स का एरिया आना चाहिए, इसमें टैक्सेशन का एरिया आना चाहिए, इसमें सीओसीजी का एरिया आना चाहिए। अच्छा, इस पेपर की खास बात यह है कि ये जो पेपर है ना, ऐसा पेपर कभी आपने आज तक पूरे आई कैप के पूरे टेन्योर में, अब माशाल्लाह क्वालिफिकेशन के बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं है क्वालिफिकेशन के, मगर मेरा नहीं ख्याल कि कभी आज तक हमने ऐसा कोई पेपर देखा है कि जहाँ पे इतने सारे एरिया हिट हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सबकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो भी सर फुरकान ने ही बात की कि हर चीज पे बड़ी आपकी ग्रिप होनी चाहिए, एप्लीकेशन। और इस टॉपिक का जो, अगर मैं इस टॉपिक को वन वर्ड में एक्सप्लेन करूँ ना, वन वर्ड में, अगर मुझे कोई बोले एमएसए 2 है क्या, एक वर्ड में बताओ, एक वर्ड में बताओ, ठीक है, एक वर्ड में बताओ, तो मैं उसको कहूंगा कि एमएसए 2 में मेन चीज है एप्लीकेशन। जो भी सिनेरियो दिया हुआ है, आप उसमें अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज को कैसे अप्लाई कर पाते हैं, जैसे एमएसए 2, जिसको ये स्किल आ गया ना, उसका एमएसए 2 का पर्चा बहुत आसानी से निकल जाएगा। जो लोग सेल्फ स्टडी करने में इंटरेस्टेड है, उनको भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप कंटेंट तो सही है, एसपीएम रिवाइज कर लेंगे, बीएफडी रिवाइज कर लेंगे, हम भी आपको रिवाइज करवाएंगे क्लास में, ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिवाइज कर लेंगे, एथिक्स, टैक्सेशन, सीओसीजी कर लेंगे, मगर असल चीज होगी एप्लीकेशन। इसके लिए आईसीडब्ल्यू का कितना काम है, एमएसए 2 की वर्कबुक को कैसे यूज करें, एमएसए 2 के पास पेपर्स का क्या रोल है, आईसीडब्ल्यू की जो स्टडी टेक्स है उसको कैसे यूज करना है, इस पे भी थोड़ी सी बात आगे जाके हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये आई थिंक हमारे पास जो है सर यहाँ पे बस एक बात ऐड कर दूं। जी जी सर। यहाँ पे सर बस ये जस्ट एक बात ऐड कर दूं जी कि हम इसको अभी जो हमने एप्लीकेशन की बात करी ना, जी जो मैं आगे अभी डिटेल में इंशाल्लाह अपने उसमें बात भी करूंगा।
जस्ट आपको हाईलाइट करने के लिए जी कि एप्लीकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, ये याद रखिएगा। बिल्कुल। इट्स ऑल डिफरेंट, यानी कि यहाँ पे चीजें जो हम देखेंगे, राइटिंग जो प्रैक्टिस है ना, वो उसका एक कंपोनेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लेकिन असल जो चीज है ना, जो एप्लीकेशन जिस वजह से, जिसके थ्रू, जिस स्किल्स के थ्रू आप कर पाएंगे, दैट इज एक्चुअली डाटा एनालिसिस। और उस पर मैं डिटेल में इंशाल्लाह बात करूँ। जी सर। परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अच्छा जी, अब एक और चीज पे मैं बात करता चलूं कि देखें ये सारा एरिया इंपॉर्टेंट है, और देखें 100 मार्क्स की इसने पूरी वेटेज दी और एग्जामिनर इसको फॉलो भी कर रहा है। एग्जामिनर का एक हमसे शिकवा रहता है कि यार एग्जामिनर जो है ना कहता है कि आप हर चीज कवर करके नहीं जाते, जो सर फुरकान ने भी कहा कि हमें कोशिश करनी कोई एरिया अनटैप्ड ना हो। अच्छा, BFD का परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया मेरे जिम्मे होता है, ठीक है, ये दो एरिया जो है ये मैं करा रहा होता हूँ, ठीक है जी। और इसके अलावा जो बाकी एरिया है वो जितना भी है, SPM का एरिया हो गया, एथिक्स का हो गया, टैक्सेशन का हो गया, COCG का हो गया, बिग डेटा का हो गया, वो सारा का सारा डेटा एरिया जो है सर फुरकान अहमद करा रहे होते हैं। ठीक है जी, ये एरिया ऑलमोस्ट BFD परफॉर्मेंस मेजरमेंट का आप देख रहे हैं 1/3, तकरीबन 35 से 40% वेटेज। 35% तो कहीं नहीं गया, कभी 33 हो जाता है, कभी 38 हो जाता है, कभी 40 भी हो जाता है। तो ये एरिया जो है इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी होगा, और बाकी एरिया जो है वो आपको सर फुरकान करा रहे होंगे। अच्छा, इंट्रो ऑफ MSA2 में मैं एक बात करता चलूँ कि MSA2 लेंदी पेपर आ रहा था, मगर अभी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एग्जामिनर ने थोड़ा सा पिछले अटेम्प्ट में लेंथ को थोड़ा मुनासिब किया, रीजनेबल किया। अच्छा, एक और बात, क्या, अच्छा एक सवाल है मेरा आप लोगों से, MSA2 का जो पेपर है वो मुश्किल है, आसान है, या मॉडरेट है? प्लीज चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग, यार आप लोग का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड बता रहे हैं, इजी, डिफिकल्ट या मॉडरेट, जो आपने सुना है। ऑब्वियसली पढ़ा तो अभी किसी ने भी नहीं है, मेरे ख्याल से मेजोरिटी लोग ऐसे ही हैं जो फर्स्ट टाइम देंगे। क्या कहते हैं, आपने क्या सुना है? मॉडरेट सुना है अक्सा ने, उबैद ने भी मॉडरेट सुना है, रिजवान अहमद, अब्दुल राफे, रिजवान अहमद ने मॉडरेट सुना है, अब्दुल राफे ने डिफिकल्ट सुना है, फैजान शमीम ने डिफिकल्ट सुना है जी, जीशान अली ने डिफिकल्ट सुना है। अच्छा, कैसर खानानी ने मॉडरेट सुना है, हाजरा नरगिस ने डिफिकल्ट सुना है, AZ ने लेंदी एंड डिफिकल्ट सुना है, शाहील वलीद ने मॉडरेट सुना है, अकबर अली ने हार्ड सुना है, हार्ड मतलब डिफिकल्टी हो गया, सायरा कह रहे हैं डिफिकल्ट एंड टेक्निकल, सईद कह रहे हैं डिफिकल्ट है, रमजान तारिक कह रहे हैं मॉडरेट है, अदील शायद कह रहे हैं डिफिकल्ट है। अच्छा, और भी लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वन वन लाइन में, वन वन वर्ड में आपने बताना है जी, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें। माशाल्लाह काफी लोग आज ज्वाइन किए हुए हैं। तो मेजोरिटी का आ रहा है जी मॉडरेट है, ठीक है। अकबर अली, हार्ड इफ प्लस इफ यू नॉट फेमिलियर विद द टेक्स्ट पेपर, बिल्कुल सही बात है, टेक्स्ट ना होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बट इतना कोई इशू नहीं, क्योंकि मार्क्स टेक्स्ट के इतने ज्यादा नहीं है। मेरे हिसाब से ये पेपर जो है ना मॉडरेट और इजी। अच्छा, मैं इजी क्यों कह रहा हूँ, मैं इजी क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह है। आपको पता है MSA2 का पासिंग परसेंटेज क्या है आजकल? तो बता सकता है MSA2 का पासिंग परसेंटेज क्या है? एनीवन, कोई गैस? एग्जामिनर कमेंट में लिखा होता है, बोलो तो मैं दिखा दूं, दिखा दूं आपको। हाँ, आपने देखा है विंटर 23 का 42%। ये लो जी, ये मैं कासा वर्कशॉप रखते हैं ना, उसमें हम दिखाते हैं। ठीक है, आई थिंक और कौन सा था, एक और भी मैंने कहीं एग्जामिनर कमेंट निकाला था, खैर। 42%, और समर 23 का जो है 40%। ठीक है, समर 24 का एग्जामिनर कमेंट यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने कहीं आगे पीछे रखा हुआ है इसको। ठीक है, ये विंटर 21 का पुराना है, 30, वो क्या कहते हैं, 30%। जी बिल्कुल सही कहा, 40% से अब जा रहे हैं जी, 55% MSA1 का है। इब्राहिम शाह 40 प्लस, सही कहा आपने, सही सही कह रहे हैं, सही सही कह रहे हैं, 35 पे 45, बिल्कुल सही बात है। अब्दुल रफी 50% अभी नहीं गया यार, चंदा वो MSA1 का गया। उबैद हनान बिल्कुल सही, पहले 33% था 2021 में, ठीक है ना। आप उधर चले गए 2023 में भी हो गया 40। ठीक है, पहले 46 भी गया है, देख रहे हो, विंटर 22 46, समर 23 40, विंटर 23 42, समर 24 भी 40 प्लस गया है। तो आप मुझे खुद बताओ यार, अगर एक पेपर का पासिंग परसेंटेज इतना अच्छा है, तो क्या ये मुश्किल पेपर हुआ क्या? ईमानदारी से बताओ, क्या ये मुश्किल पेपर हुआ? हम्म, मुश्किल पेपर तो नहीं हुआ ना, मेरे ख्याल से। क्या कहते हो आप? हम्म, कुछ बात समझ आती है? कहाँ चले गए भाई, हमारी स्क्रीन कहाँ चले गई? खैर, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर पासिंग परसेंटेज जो है ना वो 40 प्लस चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये पेपर पास करना मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको आज एक कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ कि यार आप MSA2 को आसानी से पास कर सकते हो। MSA2 की इंपॉर्टेंस क्या है जी? MSA2 की इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी वजह से आपका ICAP की जो नई स्कीम का एक केस स्टडी पेपर है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। केस स्टडी पेपर का किसी ने सुना है? नई स्कीम में केस स्टडी पेपर आ रहा है। अब ये मुझसे नहीं पूछना बार बार सवाल कि नई स्कीम कब आ रही है, नई स्कीम अभी किसी को भी नहीं पता, शायद ICAP को खुद भी नहीं पता। इतना पता है कि नई स्कीम जो आएगी वो या तो
एप्लीकेबल होगी दिसंबर 25 में, जिसके चांसेस हैं कम भी हैं ज़्यादा भी हैं, और या फिर दिसंबर 25 में नहीं तो जून 26 में तो डेफिनेटली हो जाएगी। दिसंबर 25 से भी हो सकती है, जून 25 में एप्लीकेबल नहीं है या बेफिक्र है, जून 25 में एमएससी का पेपर होगा। कुछ बच्चे पहले मुझसे ये भी मैसेज करके पूछ रहे थे, सर जून 25 में क्या एमएससी वन एमएससी टू नहीं होगा, खत्म हो गया? नहीं, जून 25 एज इट इज चलेगा। और दिसंबर 25 के बारे में कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है वो नई स्कीम के मुताबिक हो सकता है पुरानी स्कीम के मुताबिक हो। पुरानी स्कीम के मुताबिक होगा तो एमएससी वन एमएससी टू होगा, और अगर नई स्कीम के मुताबिक होगा तो एमएससी वन एमएससी टू नहीं होगा। ठीक है। केस स्टडी पेपर जो है ना वो बिल्कुल नया पेपर है। ठीक है। एक प्री सीन करके एसीसीए का कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू आया हुआ है। उसमें एफएफआर भी है, उसमें ऑडिट भी है, उसमें बीएफडी भी है, उसमें ये एफपीएम का भी कुछ रेलेवेंट एरिया है। मगर कितना कितना है, क्या है, किस तरह पेपर आएगा, ऐसा आईकैप ने प्रोवाइड करना है। अभी कोई कंटेंट रेडी शेयर नहीं किया आईकैप ने, बस ऊपर ऊपर से बता दिया है कि केस स्टडी पेपर में बहुत सारे एस्पेक्ट डिस्कस हो रहे होंगे। क्या एमएसए जैसा होगा? नहीं, एमएसए जैसा नहीं होगा, एमएसए से बिल्कुल हटके होगा। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि यार अब नया, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, एमएसए टू की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप एमएसए टू को पेपर पास कर जाते हो तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि फिर आपको नया केस स्टडी पेपर नहीं देना पड़ेगा। नए केस स्टडी पेपर, जब भी नया पेपर आता है तो उसका प्रॉब्लम होता है, उसका कंटेंट इतना क्लियर नहीं होता, उसका स्टडी मटेरियल इतना अवेलेबल नहीं होता, उसके पेपर नहीं होते तो उसका कोई पास पेपर नहीं होता, उसके टीचर्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं। तो जब नया पेपर आता है तो वो चैलेंजिंग होता है। तो मैं समझता हूँ कि यार ठीक है, इंशाल्लाह नया पेपर आएगा, हम एस टी अकेडमी के प्लेटफॉर्म से सरफुकान और मैं बिल्कुल हम उस पर प्रिपरेशन भी करेंगे और वो लॉन्च भी करेंगे। मगर अभी आप लोग के लिए रेलिवेंट ये है कि यार अगर आप लोग जून 25 में एमएससी टू निकाल देते हो ना, तो समझो आपका वो बड़ा वाला पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर ये आपको हैसल नहीं है कि जी वो पेपर कैसा आएगा, उसका पास पेपर ही अवेलेबल नहीं है, उसकी और चीजें अवेलेबल नहीं है, तो वो आपके लिए इररेलेवेंट हो जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश है कि यार अगर आप लोग जून 25 में एमएससी टू के लिए एलिजिबल हो, जो कि हो जब भी आप लोग सेशन में बैठे हो, तो आप जो है ना प्लीज एमएससी टू को जरूर दीजिएगा और पास करने की कोशिश करिएगा। और मैंने आपको बता दिया एग्जामिनर भी आपको फेवर करे, 40% प्लस प्लस पासिंग परसेंटेज है, 40-45% इज वेरी गुड नंबर सीए के लेवल पे। सीए फाइनल का पेपर, वो भी आखिरी पेपर, बिल्कुल लास्ट पेपर जिसके बाद क्वालिफिकेशन मिल जाती है, उसका रिजल्ट अगर 40% प्लस आ रहा है तो इट मीन्स आप ये इनडायरेक्टली एक मैसेज समझे कि जो लोग मेहनत करके जा रहे हैं वो पास हो रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इस मोटिवेशन के साथ, इस मोटिवेशन के साथ आपने करना है कि पेपर आपका पास हो जाए। कुछ बात समझ आई आपको? अच्छा, एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यार इंट्रो पे बात हो गई, स्टडी अप्रोच पे बात कर लेते हैं। भाई स्टडी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा। फिर सर फुरकान अभी थोड़ी देर में जब बात करेंगे तो आपने उनकी अप्रोच भी देखनी है कि वो फिर थोड़ा माइक्रो लेवल पे बात करेंगे, मैं थोड़ा मैक्रो लेवल पे बात कर लेता हूँ। एमएसए टू की स्टडी अप्रोच के लिए अब ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है, वो लोग कान खोल के सुन लें जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं। कोई मसला नहीं है, आप क्लासेस नहीं लेना चाहते, आप खुद प्रिपेयर करना चाहते हो, आप खुद कर लो। क्लासेस से एडवांटेज बस ये हो जाएगा आपको कि एक तो कवरेज थोड़ी सिस्टमेटिक हो जाएगी, ऑर्गेनाइज हो जाएगी। दूसरा, सर फुरकान खुद आंसर चेक करके बच्चे को वापस कर रहे होते हैं, तो जो आंसर चेकिंग का मरहला है, स्टूडेंट की ड्राफ्टिंग है, एप्लीकेशन स्किल्स हैं, वो अच्छे लेवल पे टेस्ट हो जाते हैं। उनको जो भी एरर होता है वो देन एंड देयर आपको पता चल जाता है, रादर के खुदा ना खासा कि अटेम्प्ट लगे किसी की और फिर उसके बाद उसको पता चले कि यार मैंने तो बहुत सारी गलतियां कर दी थी। वो चीज़ पहले से ही, जो हमारे क्विजेज हो रहे होते हैं वीकली, और हमारा जो क्या कहते हैं बाकी टेस्ट का सिस्टम होता है, मॉक का सिस्टम होता है, तो उसमें वो सामने आता है। और चेकिंग मैंने जैसे आपको बताया सर फुरकान खुद करते हैं, किसी से नहीं करवाते हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। इंडिविजुअल क्वेरीज भी हमारी अलहमदिल्ला खुद रिस्पॉन्ड होती हैं। और जो है ये भी चेकिंग का सिलसिला भी जो है वो हमारी फैकल्टी खुद करती है। अच्छा, एमएसए टू की अप्रोच से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने रिवीजन करना है जी, एसपीएम एंड बीएफडी। जिन लोगों के पास रजिस्टर सलामत है, जो कि होना चाहिए बीएफडी का, उनके लिए अब यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि उनको ये नहीं है कि सारे 100% बीएफडी के सवाल करने हैं। सर फुरकान ने जैसे कहा कि आपको एक अच्छे लेवल का जो है ना आइडिया होना चाहिए पेपर का, और कुछ आपकी प्रैक्टिस भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मगर कुछ मैं समझता हूँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भले बिल्कुल आप लिख के करो, और अपने रजिस्टर को आप फॉलो करो। एक दो रजिस्टर घुमा लो, जिसे कहते हैं ना, रजिस्टर घुमा लो। रजिस्टर प्रॉपर बना हुआ है, सही, क्या बात है आपकी यार, रजिस्टर बना हुआ है तो आपको बीएफडी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम फॉर एसपीएम एज वेल। जो लोग एसपीएम हमसे पढ़ते हैं, मैं उनको एसपीएम में भी ये ताकीद करता हूँ, स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि यार वहाँ का भी रजिस्टर बनाए। तो अगर आपने एसपीएम का भी रजिस्टर बनाया तो वेल एंड गुड, वरना जहां से आपने जो है जो क्या कहते हैं रजिस्टर बनाया हुआ है, आप जो है क्या कहते हैं, या जो नोट बनाए हुए हैं या तो समरी बनाई जिससे आपने एसपीएम पास किया है, पहले आप उसका रिवीजन कर लें डिटेल लेवल, ताकि जब आप एमएसडब्ल्यू का कोई क्वेश्चन देखें या कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें तो उसमें मैं ये ना हो कि आप बोलोगे यार ये मैंने बीएफडी या एसपीएम में पढ़ा तो था मगर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। एसपीएम और टेक्स्ट खुद से रिवाइज करना है, क्लास में रिवाइज कराया जाएगा। एसपीएम सर फुरकान रिवाइज कराएंगे,
और उसमें हमने लेक्चर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ऑप्शनल एंड रिकमेंडेड। तो जो मैंडेटरी लेक्चर है उसमें तो हमने मेजॉरिटी फोकस आपकी एप्लीकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने पे रखा है। बट जो हमारे अभी मैं आपको एक प्लान दिखाऊंगा, हमारा प्लान ऐसा जबरदस्त बना हुआ है कि हमने ना लेक्चर्स को 300 में तोड़ दिया है। मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए जी, नजर आ रहा है आपको? एक्सेल पे सेव है तो कोई बात नहीं, सारों को रिपीट ना करें मगर मेजोरिटी को कर लें। आप मेरा अगर मेरा ये वो देखें, हमारा प्लानर देखेंगे इंशाल्लाह कि हमारी लेक्चर्स की पूरी समरी है कि हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। देख रहे हैं? मैंडेटरी, ठीक है, इसके बाद हमने मैंडेटरी, रिकमेंडेड और ऑप्शनल। मैंडेटरी, रिकमेंडेड और ऑप्शनल, देख रहे हैं? तो मैंडेटरी में कितने घंटे रखे हुए हमने? 79 घंटे टोटल। तो 150 आवर्स का कोर्स है, ऑलमोस्ट 149 आवर्स का कोर्स है। मगर हमने कहा नहीं यार, आप लोगों की आसानी हो जाए, तो हमने उसको 300 में डिवाइड कर लिया। जिन लोगों का खाली एमएसए 2 है उनको तो मैं कहूँगा पूरे एक लेक्चर लेने चाहिए। मगर जिनका एमएसए 2 के अलावा कोई 2 पेपर हैं, 1-2 पेपर हैं, और आपके पास पूरा टाइम नहीं है, तो कम से कम आप ये मैंडेटरी आवर्स तो जरूर देखोगे। फिर रिकमेंडेड, फिर ऑप्शनल। अच्छा, अब आपके सवाल पे आते हैं। सावेद, आपने अच्छा सवाल किया था, आपने कहा था भाई कि क्या वो क्लास में कराए जाएंगे? तो देखें, वो बिल्कुल क्लास में कराए जाएंगे, मगर वो आपको ज्यादातर ऑप्शनल और रिकमेंडेड में नजर आएगा, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो सेल्फ स्टडी, ये जो रिवीजन है, ये आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह बीएम का एरिया पूरा मैंडेटरी, सॉरी, ऑप्शनल, ऑप्शनल, देख रहे हैं? ये प्रोडक्ट मार्केट ऑप्शनल, आउटसोर्सिंग, मोड ऑफ एंट्री ऑप्शनल, ये सब ऑप्शनल रखा हुआ है। कुछ चीजें मैंडेटरी रखी हैं, कुछ रिकमेंडेड रखी हैं। रिकमेंडेड सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है कि वो आपको पोर्टल देख के आइडिया हो जाएगा। हम तो ये चाहेंगे कि अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे लेक्चर लो यार, हमारी ख्वाहिश यही है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया आगे मैं कराऊंगा, इसमें से 32 घंटे, 33 घंटे जो है मैंडेटरी रखे हैं, बाकी रिकमेंडेड है और कुछ ऑप्शनल है। फिर सीधा टैक्स एथिक्स और गवर्नेंस का एरिया आ गया, इसमें कुछ ऑप्शनल है शुरू का एरिया बेसिक वाला, और बाकी हमने कहा है कि नहीं यार वो मैंडेटरी है। आप देखें एथिक्स में सारा मैंडेटरी रखा हुआ है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमने सारा मैंडेटरी रखा हुआ है, वहां पे हम रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है। ऑप्शनल पे एक और टैब है जिसमें बीएफडी के लेक्चर हैं, जिसका बीएफडी बहुत पहले निकला था और वो बीएफडी के उसमें स्ट्रांग होना चाहता है तो वो यहाँ से कर ले। ठीक हो गया जी, चले अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो एक तो ये हो गया कि रिवीजन करना है बीएफडी एसपीएम का। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है? लिमिटेड रीडिंग ऑफ आईसीडब्ल्यू बुक। अच्छा, अगेन आईसीडब्ल्यू की बुक जो है वो सर फुरकान भी रीड कराते हैं, मगर वो हमने ऑप्शनल में डाल दी है। और आप चाहें तो खुद भी रीड करें, सर फुरकान आपको गाइड करेंगे कि आईसीडब्ल्यू का कितना कंटेंट पढ़ना चाहिए, कितना कंटेंट रेलेवेंट है। लिमिटेड रीडिंग ऑफ आईसीडब्ल्यू बुक। इसके बाद फिर हम कहते हैं कि यार आप आ जाओ कि सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस। आईसीडब्ल्यू की बुक में आपके जो है वो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आसान आसान क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि केस स्टडी टाइप के होते हैं। मैं छोटा केस स्टडी होता है, मिनी केस स्टडी होता है। तो बिल्कुल वो समझते हैं कि मतलब हमें आना चाहिए। अगेन जो लोग हमसे क्लासेस लेंगे, ये सारा एरिया इंशाल्लाह आपको क्लासेस में नजर आ जाएगा। उसके बाद फिर आप जाएंगे आई कैप की एमएसए 2 की वर्कबुक पे। फिर आप जाएंगे आई सी डब्ल्यू के लिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। लिमिटेड, पूरी किट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड क्वेश्चंस फ्रॉम किट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब ये सारा काम हो जाएगा, उसके बाद आप जाएंगे आई कैप के एमएसए 2 पास पेपर्स। ये सारे काम कोई बंदा इंडिविजुअली कर सकता है, तो उसको क्लासेस की जरूरत नहीं। कोई ऑर्गेनाइज करना चाह रहा है, अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखना चाह रहा है, तो उसके लिए पे बेहतर है कि वो फिर क्लासेस के थ्रू और तरीके से चले। एक्सेल की स्क्रीन शो हो रही है, 1 मिनट, मेरे ख्याल से मुझे स्क्रीन चेंज नहीं की, मैं चेंज कर देता हूँ। ये देखें जी, तो मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ मैंने क्या लिखा। लिमिटेड रीडिंग ऑफ आईसीडब्ल्यू बुक हमें करनी होगी। ठीक है, रिवीजन करने के बाद की बात हो रही है कि एक लिमिटेड, ये लिमिटेड रीडिंग आपको सर फुरकान इसके बारे में आपको गाइड करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अल्लाह भला करे, आपने जो है वो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन जरूर देखने हैं एसएब्ल्यू बुक के। ये बुक के रीडिंग के साथ इसको मैं मर्ज भी कर सकता हूँ, 2 और 3 देखा जाए तो एक साथ ही, क्योंकि रीडिंग के दौरान आ जाओगे।
फिर आईकेप की एमएससी की बुक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईकेप का फ्लेवर सामने आता है। अगर टाइम है अच्छा सा तो आप ये आईएसडब्ल्यू के लिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर देखो, ये भी हम क्लास में कराते हैं, मैंने भी काफी अपने एरिया में कराए हुए हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये तो उसके बगैर आप जान ही नहीं। ठीक है। अच्छा, आप लोग के कमेंट आ रहे हैं, आप लोग के कमेंट पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं जी, C5 का पूरा आना जरूरी है? नहीं, C5 पूरा आना जरूरी नहीं है, मगर C5 किसी को अगर आता है पूरा तो उसको एज जरूर मिलेगा। मगर बहरहाल हमने कुछ टेक्स्ट के लेक्चर्स रखे हुए हैं, मैं समझता हूँ, क्योंकि C5 टेक्स्ट वाला एरिया जो MSA2 में आता है बड़ा अनएक्सपेक्टेड आता है, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल आता है। तो मैं समझता हूँ कि उसको ऐसे प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। टेक्स्ट का सिलेबस C5 के लेवल पे बहुत ज्यादा है। तो क्या ये सारा रेलिवेंट है? नहीं सावेद, ये मैंने अभी जवाब दे दिया कि नहीं, C5 पूरा आने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम आपको बता देंगे तो आप कम से कम उस पर तो ग्रिप करके जाइएगा। उबैदुल हनान कह रहे हैं जी, ये जो BFD पोर्शन के लेक्चर हैं, इस BFD पोर्टल पोर्टल के लिए ही लेक्चर हैं? नहीं, ये BFD के लेक्चर हैं, मगर मैंने जो अपना एरिया रखा हुआ है ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक और चीज़, मैं पोर्टल भी मैं चाह रहा हूँ कि आपको विजिट करा दूँ, 1 मिनट के लिए पोर्टल देख लेते हैं। पोर्टल में देखें 3 4 टैब्स आ रहे हैं, एक सरफुरकान का टैब आ रहा है, एक मेरा टैब आ रहा है, एक एथिक्स का आ रहा है और एक ऑप्शनल आ रहा है। जो प्योर BFD के लेक्चर ना, प्योर BFD के रिवीजन के लेक्चर है, वो ऑप्शनल में है, वो ऑप्शनल में है। ठीक है। उसको लेक्चर की, टेक्स्ट के लेक्चर की नीड नहीं होगी। जो SE5 दे रहा है MSA2 के साथ, उसको टेक्स्ट के लेक्चर की फिर मेरा नहीं ख्याल के नीड है ज्यादा। जिसने C5 नहीं पढ़ा वो MSA2 बिल्कुल दे सकता है, मगर उसमें उसको टेक्स्ट की चीजें हमारे साथ साथ जो हम एरिया बताएंगे वो साथ साथ प्रिपेयर करने पड़ेंगे। टेक्स्ट के लेक्चर देखें आ रहे हैं ना इसमें, कुछ हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि टेक्स्ट का एरिया आपको कवर करा दें। देखें टेक्स्ट के लेक्चर भी इसमें डले हुए हैं, लेक्चर 1 में, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। फिर जो टेक्स्ट बजट अपडेट आई है वो डाली हुई है सर फुरकान ने। फाइनेंस एक्ट पूरा डाला हुआ है, क्या क्या चेंजेस आएंगी इस पर पूरा एक लेक्चर है। फिर टेक्स्ट का एक क्वेश्चन भी करा दिया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, अगर C5 नहीं भी है और आप हमारे साथ साथ लेके चलते हैं चीज़ों को, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर जिसने पढ़ा हुआ है इसको एडवांटेज होगा। कोई बात नहीं, 3 4 अटेम्प्ट पहले भी आपने किया हुआ है शायरा, तो कोई मसला नहीं। आप अपने रजिस्टर को देखें, अगर आपका रजिस्टर आपको अलाउ कर रहा है कि हाँ भाई चीज़ें समझ आ रही हैं तो ठीक है। और अगर आपका रजिस्टर आपको अलाउ नहीं कर रहा तो हमने आपके लिए रखे हुए हैं ना फिर यहाँ पे, ये देखें। फिर हमने आपके लिए ऑप्शनल लेक्चर्स का टैब रखा हुआ है, देखें ना, इसमें सारा BFD का एरिया आपके सामने मौजूद है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वैक, ठीक है ना, फॉरेक्स, बिजनेस वैल्यूएशन, आप देख रहे हैं सारा एरिया मौजूद है। तो अगर आपको रिवीजन में दिक्कत होती है अपने पुराने मटेरियल से, या पुराना मटेरियल अगर है ही नहीं आपके पास, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिर जो है ये BFD एरिया की भी क्लासेस लोगे। ठीक है सर, बात समझ आएगी आपको? ये सारे BFD के 100% लेक्चर्स नहीं है, लिमिटेड लेक्चर हैं जिससे हम समझते हैं कि आपकी MSA2 की काफी हद तक तैयारी हो जाएगी। पूरा BFD इसमें नहीं है, क्योंकि जाहिर सी ऐसा भी नहीं है कि वो सारा BFD वापस पूछेगा। ठीक है। अच्छा, ये सर फुरकान का कहना है कि यार ये सारी चीज़ें जो है ना वो अभी आपसे डिस्कस भी करेंगे। 1 मिनट सर, आपको मैं अनम्यूट कर देता हूँ ना। जी सर, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप सर? नहीं, मैं जस्ट ये कह रहा था, अभी इंशाल्लाह ये पूरा अप्रोच जब डिस्कस हो बस जाएगी ना, तो सारी चीजें वैसा ही क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, बस एक बस क्लियर बैठ कट। मैं बस अपना एरिया खत्म करता हूँ सर, काफी टाइम मैंने ले लिया है। एजेंडे में क्या था जी, स्टडी अप्रोच में बात हो गई, मैंने स्टडी अप्रोच बात कर ली, इंपॉर्टेंस हमने समझ आ गई कि भाई इस इतना लेके चलना है। और डायरेक्शन ये है, एप्लीकेशन जितनी अच्छी एप्लीकेशन होगी जिस पे सरफुकान और भी बात करेंगे, उतना आपके पास आने के चांस बढ़ जाएंगे। इस अप्रोच को मैं चाहूंगा जरूर फॉलो करिएगा, ये अप्रोच मिस नहीं होना चाहिए। मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जो अप्रोच चाहिए वो अभी सरफुकान बताएंगे, बिल्कुल बारीक लेवल पे। मगर मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो ICAP की MSA2 की वर्कबुक होनी चाहिए सॉल्व, ICAP के पास, ICAP के पास होने चाहिए, ICAP की लिमिटेड क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारी बातों पे तो कोई वो नहीं है। अच्छा, ICAP सॉफ्टवेयर पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ICAP सॉफ्टवेयर पे अगेन मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा, हमारी एग्जाम उसकी पोर्टल की। ठीक है जी, पोर्टल की स्क्रीन देख लें। एग्जाम सॉफ्टवेयर पे अलहमदिल्ला हमने डे 1 से इस पर बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की थी। अच्छा, ये मेरा एरिया है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, इसको मैंने 300 में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। इसकी पूरी लेक्चर शीट से आपको टैली भी नजर आएगा, जो मैंने एक्सेल की शीट शेयर की थी वो इसी की थी। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता, हाँ, एग्जाम सॉफ्टवेयर ये देखें जी, ये देखें, ये एक एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैब है ये सर फुरकान, आप प्लीज इस पर जरूर बात करिएगा। लाइव एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट्स आंसर एंड लाइव अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है। अब हम लाइव सेशन में क्या करते हैं, अब हम लाइव सेशन में जो है वो ये नहीं करते कि पूरा वो पुराना BFD का एरिया पढ़ा देंगे या SPM का एरिया पढ़ा देंगे। अब देख रहे हैं क्या किया जा रहा है, लाइव एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट्स आंसर एंड लाइव अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लास में लाइव कराया जाएगा और एक स्टूडेंट के आंसर को लेके बताया जाएगा कि आंसर में क्या क्या वीकनेसेस है जो आपको पेपर में नहीं करनी। ठीक है। इसी तरह आप देखें यहाँ पे MSA2 स्टोरीज, ये अगेन सर फुरकान, इस पे आप जरूर बात करिएगा। इसका आई थिंक इस पे कुछ अपलोड होना बाकी है हमारे पास।
ये राजी, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, डेडिकेटेड सेशन ऑन आई कैप एग्जाम सॉफ्टवेयर फॉर ऑनलाइन एग्जाम। ये पूरा एग्जाम प्रैक्टिस का हमारे पास जो है वो एरिया मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी जो रीसेंट अटेम्प्ट हमने कराई हैं वो भी हमने जो है वो आई कैप, इसके आई कैप के सॉफ्टवेयर पे कराई है। तो इंशाल्लाह आपको आई कैप के सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा। आई कैप के सॉफ्टवेयर में जो अभी बीएफडी के पेपर में प्रॉब्लम आया है वो एक्सेल का है। एमएसडब्ल्यू का जो पेपर है वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, यानी बीएफडी की भी थ्योरी आ रही हो, तो वहां पे मैं समझता हूँ थ्योरी में एग्जाम सॉफ्टवेयर इतना प्रॉब्लम नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एमएसडब्ल्यू सॉफ्टवेयर में किए हुए काफी टाइम हो गया, काफी अटेम्प्ट हो गई, 3-4 अटेम्प्ट हो गई। मगर मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने आके हमें ये बोला हो कि एमएसडब्ल्यू के सॉफ्टवेयर की वजह से हमारा पेपर पास नहीं हो सकेगा। ऐसी किसी ने कंप्लेन नहीं की, क्योंकि वहां पे सॉफ्टवेयर का कोई खास यूज नहीं है, बस ये यूज है कि आप उसमें टाइप करते हो। जो बीएफडी में इस बार प्रॉब्लम आया था वो ये आया था कि वहां से चूंकि एक्सेल पे लोगों ने सॉल्व किया, फिर कॉपी पेस्ट में इशू आ रहे थे, तो वो पैनिक सिचुएशन हुई। एमएसडब्ल्यू में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती, एक्सेल बहुत ही कम, हस्बे जरूरत बहुत ही कम यूज हो रहा होता है। ठीक है जी, तो ये भी एरिया इंशाल्लाह क्लास में कराया जाएगा, सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस भी क्लास में होगी। हाँ, मगर हम एक्सपेक्ट करेंगे जो आखिर में आप प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल लास्ट में, ये वाली, ये आप खुद से सॉफ्टवेयर पे करना। बाकी हम क्लास में बिल्कुल सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस भी आपको अपने सेशन में करवाएंगे। ठीक है जी। तो प्लीज एक बात बस मैं एंड करूंगा, फिर मैं सर फुरकान को हैंड ओवर करने जा रहा हूँ, कि यार टेंशन की बात नहीं है। ये आईसीएब्ल्यू का जो इसके अंदर फ्लेवर डाला गया, मगर आईसीएब्ल्यू का जो डिफिकल्टी लेवल है वो अभी तक नहीं डाला गया। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि आप बहुत ही आसानी से थोड़ा सा इसको वो करके ऑर्गेनाइज करके पेपर पेपर निकाल सकते हैं। और यार ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना है, क्योंकि नया जो केस स्टडी पेपर आएगा उसका कुछ अता पता नहीं है। तो आप क्यों देर करते हो यार। और खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा क्लासेस लेता है हमसे और फिर वो अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ता पेपर की वजह से वो पेपर किसी पेपर के रुकने की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो हमारे यहाँ फ्रीज का ऑप्शन भी है। यानी कि अगर जून 25 का दिसंबर 25 अटेम्प्ट होगी तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने होंगे। आपका पेपर वहीं रोक दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा। और अगर लेट से फ्रीज का पॉसिबिलिटी नहीं है और ये लास्ट अटेम्प्ट हो जाती है, तो रिफंड का ऑप्शन भी है। रिफंड में बहुत माइनर सी डिडक्शन होती है। तो फ्री और रिफंड ऑप्शन भी अवेलेबल होगा अगर कोई इन केस कहता है कि यार मैं क्लासेस लेता हूँ और अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट मेरा आगे पीछे हो जाता है। बाकी मेरा नंबर नोट कर लें, कोई क्वेरी कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं। सर फुरकान आप हमारे साथ हैं, थैंक यू, आपने वेट किया। सॉरी आपको थोड़ा मैंने ज़्यादा वेट करा दिया। सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं सर, आपने काफी डिटेल में बता दिया है। और अब मैं इसको ना थोड़ा सा, अब आप लोगों के, सर मेरी आवाज आ रही है कि थोड़ी बिल्कुल, आप क्लियर आवाज आ रही स्क्रीन शेयर करनी है आपको तो मैं अपनी स्क्रीन बंद कर देता हूँ। है? आप जी, शेयर करें। आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? जी जी, आवाज़ आपकी क्लियर है। मैं एक मिनट आपको अच्छा, बुक हमारी डेडिकेटेड कैसर है वो, इंशाल्लाह आप जब एडमिन से रब्ता करोगे तो एडमिन आपको गाइड कर देंगे। अच्छा, जी बिल्कुल, बल्कि अगली स्क्रीन हमारी बुक की शेयर होगी इंशाल्लाह। मैं स्क्रीन बंद कर दूं, आप शेयर करें स्क्रीन सर। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, पोस्ट भी सर बना दे मुझे। नहीं एक मिनट सर, आपको चेक करिएगा, आप पोस्ट राइट्स होगा आपके पास। जी सर, अब आ गई। अच्छा, आप अपने पास रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लें फॉर द सेफ साइड। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। जी चलें, अब स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। आप अपना सर बिस्मिल्लाह। इंट्रोडक्शन जरूर कराइएगा प्लीज सर पहले। जी सर। अपना इंट्रोडक्शन जरूर कराइएगा सर पहले आप। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसा कि सर ने आपको थोड़ा सा मेरा इंट्रो दे ही दिया होगा, आई एम करंटली वर्किंग इन वन ऑफ बिग फोर फर्म एज अ टैक्स कंसल्टेंट। और इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सर सऊद के साथ 2021 से, जब से ये पेपर मेरा पास हुआ है, जब से ही अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैं लेके चल रहा हूँ। खुद मैंने भी ये पेपर दिया है। तो इस मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इस पेपर की पता है, जो मैंने खुद यानी कि फेस की थी इस पेपर को पढ़ते वक्त। वो मैंने कोशिश की, हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको किसी तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाए। अच्छा, अब टाइम ज़ाया किया बगैर सिर्फ आपने ना 20 to 25 मिनट्स इंशाल्लाह इसमें मैं कोशिश करूंगा कि पूरा कॉन्सेप्ट आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना इस पेपर की, जो सर सऊद भी बार बार रेफर कर रहे थे, वो ये है कि आपने ना अपनी अप्रोच को बिल्कुल फ्रॉम वेरी स्टार्ट अगर आप इसको लेके चलेंगे ना, तो फिर बिल्कुल आसानी से आप उसके यानी कि जो पैरामिड आपके पास शो हो रहा है ये, मैं इसको जरा डिस्कस भी करूंगा। अगर आपने ये बिल्कुल स्टार्ट से लेके चले ना, तो एंड भी आपका बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन अगर आपने स्टार्ट में कोई अप्रोच को, जैसे फॉर एग्जांपल राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर ली, थ्योरीज पढ़ी नहीं, या आपने जो उसकी असल स्किल सेट है वो देखी ही नहीं, मैं भी आपको इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा ना तो आपको आइडिया होगा। तो फिर होगा ये कि बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास इस तरह से आ रहे होते हैं कि सर मैंने तो इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, मैंने आई कैप के सारे पास पेपर्स देख लिए, मैंने
पेपर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा करके आ गया। मेरा उनसे फिर जो है ना दो तीन मैं उनसे सवालात करता हूँ, और उन दो तीन सवालात में इन्हें अंदाजा हो जाता है, खुद वो ही कहते हैं कि यार देखें सर हमने ये गलती की थी। तो इस वजह से ना मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 20-25 मिनट अगले जो है ना बिल्कुल अपने जहन से सारी क्यूरीज निकाल दें। मैं आपको बिल्कुल एक एक क्यूरी का रिस्पॉन्ड दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करें जो मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले है ना आप लोगों से एक सवाल है, बड़ा क्लियर आसान और इजी बिल्कुल। और वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ये कह रहे थे, सर से उससे डिस्कस कर रहे थे कि सर ये पेपर जो है ना ज्यादातर जो रिस्पॉन्स आया कि डिफिकल्ट है, कुछ लोगों ने कहा मॉडरेट, किसी ने भी इजी नहीं कहा। मुझे ये बताएं कि डिफिकल्टी आपके जहन में क्या है, मतलब इस पेपर में आपको क्या चीज ऐसी है जो डिफिकल्ट लगती है। मुझे जल्दी से बताएं, जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। जी। जी, जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करें अगर आप लोगों को आवाज आ रही है कि सर ये चीज मुझे मुश्किल लगती है। अच्छा, एक आ गया टाइम मैनेजमेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनारियो एज एट, बहुत ही आपने सही जगह पे पहुंचा है, मैं अभी इस पर आता हूँ। साहिल वलीद कहते हैं रियल वर्ल्ड सिनारियो, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त बात करी। ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाए, और कोई, और किसी की, और किसी का कोई रिस्पॉन्स। ड्राफ्टिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनारियो, जबरदस्त। और ड्राफ्ट एंड लिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स अलोंग टाइम विद टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आता कि लिखना क्या है, सही। सर डाटा हैंडलिंग बहुत ही जबरदस्त, क्या सर खानानी, आपने जो बात की है ना मैं बेसिकली स्टार्ट यहीं से करूँ। डाटा हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो उन्होंने की है। नॉट अंडरस्टैंडिंग गिवन बिजनेस, रीडिंग करना। सर अब्दुल्ला आप जो है ना मुझे लगता है, मतलब क्या टारगेट विच बात की है आपने, रीडिंग करना और उससे समझना। अच्छा, अब ये जो जितनी भी रिस्पॉन्सेज है ना सर, ये एक एक स्किल है। अच्छा, अब हम करते क्या है, गलती क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली गलती जो अब मेरे ख्याल में बहुत हद तक स्टूडेंट्स ने समझ ली है, लेकिन स्टार्ट में ये बहुत था, और वो पहले समझा जाता था ना कि यार ये क्योंकि बीएफडी बीएम टैक्स एथिक्स गवर्नेंस है, इन सबको मिला के एक पेपर बना दिया गया है, तो बस मैं इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके चला जाऊं हो जाएगा। अब ये काफी हद तक क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी जो बात समझ में आती है जो लोग सोचते हैं, डेटा को कैसे थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली रिलेट करना है, बहुत जबरदस्त बात की, अभी आता हूँ लेनोवो। अच्छा, अब क्यूरीज रोकते हैं, अब जरा गौर से सुने बात। अच्छा, अब अगली जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, आप ना मुझे बताइएगा कौन कौन इस बात से एग्री करता है। सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पेपर में जो चीज है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। कौन कौन एग्री करता है सर, राइटिंग स्किल्स। फैजान शमीम एग्री कर रहे हैं, अक्सा मोहम्मद, मोहम्मद अक्सा, ये एग्री कर रहे हैं। और कौन कौन एग्री कर रहा है जल्दी बताएं। साहिल वलीद, और अग्रीड। जी सर, एग्रीड। अग्रीड, सही। अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, बहुत ही मजे की बात बताता हूँ। ये दूसरी गलती थी, मैं जो दूसरी गलती का जिक्र करने जा रहा था ना, कि सर ज्यादातर स्टूडेंट समझते हैं, जो गलत समझते हैं वो ये बात। अब मैं ना एक अजीब सी बात कर रहा हूँ, आप कहना सर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे एक बात बताएं, राइटिंग प्रैक्टिस जो हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग प्रैक्टिस में आप क्या करें, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप क्वेश्चंस करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, है ना। अच्छा, अब उसमें उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि आप लोग समझते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस कर ली ना, अब सवाल मुझे याद हो गया, अब मेरी मेंटली जो है ना, इंटरनली होता ही है कि मैं उसको एक तरह से याद कर रहा होता हूँ सवाल को, मैंने क्वेश्चन देखा आंसर देखा, अब उसको लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, मैं जब उसको रिस्पॉन्स करूंगा आंसर को, नहीं सही होगा मैं देखूंगा दोबारा रिस्पॉन्स करूंगा, तो एक तरह से मैं सवाल को याद कर रहा होता हूँ। अगला सवाल मुझे बताइए कि सर पेपर में जब हम जाके बैठेंगे, तो क्या ये नहीं होगा कि हर सवाल नया होगा, आपने जो सवाल क्वेश्चंस किए होंगे, क्या वो वही क्वेश्चंस होंगे जो आईकेएफ में होंगे, हो भी सकते हैं। वो उस पर हम अलग से बात कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर केस में क्या होगा, ऐसा ही लगेगा ना कि नया क्वेश्चन है। तो मुझे अब अगली बात का जवाब दें कि राइटिंग प्रैक्टिस करने का क्या कोई फायदा हुआ एज सच। मैं अभी एक बात पे ले जाना चाह रहा हूँ जी, बताइए, बताइए कि भाई मैंने जो क्वेश्चन किए आईकैप के पेपर में वो डिफरेंट आ रहे हैं, तो मैं जो राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसका क्या फायदा हुआ फिर,
मुझे तो अब भी वो ये लगेगा कि क्वेश्चन मेरे लिए नया है। क्या ये बात सही है गलत है? जी। जी। ऐसा ही है। एज हेड ने बोला अनसीन क्वेश्चन करने का। बिल्कुल सही बात है, कैसर खाना नहीं कह रहे हैं। नहीं मैं देखे, मैं अभी एक बात करने जा रहा हूँ। देखिए पैरामिड है ना, उसको समझने की जरूरत है। सवाई आपने जो बात कहा ना कि राइटिंग की बेनिफिट है, मैं बेनिफिट मना ही नहीं कर रहा। मैं मना ही नहीं कर रहा, वो तो है ना, उसको कौन कह रहा है। लेकिन एक जगह पे मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ। सर राइटिंग प्रैक्टिस से पहले, राइटिंग से पहले आप मुझे, मैं ना अक्सर एक बात कहता हूँ, वो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर पेपर, इस पेपर को पास करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या है। तो मैं, मेरा जवाब ये होता है कि आप जरा अज्यूम करें कि आप एग्जाम में बैठे होंगे। वो कौन सी चीज होगी जो सबसे ज्यादा आपको वहां पे करनी पड़ेगी एमएसए टू के पेपर में? जी। एमएसए टू के पेपर में सबसे ज्यादा, सर पहुंच गए आप? सवाइस रीडिंग। सर रीडिंग करनी होगी साहिल वली। थिंकिंग तो जब आप करेंगे ना, जब आप रीड प्रॉपरली करेंगे। अगर आपने रीड ही सही नहीं किया, सवाल ही सही नहीं समझा, सवाल सही नहीं समझा, रिक्वायरमेंट सही नहीं समझेंगे, रिक्वायरमेंट सही नहीं समझेंगे, तो फिर पता है क्या होगा? आंसर बहुत अच्छा लिख के आएंगे, लेकिन जो सवाल किया होगा ना एग्जामिनर ने, वो नहीं करके आएंगे। फिर आपको एग्जाम से निकल के ये लगेगा कि सर मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, समझ में नहीं आया, फेल क्यों हो गया। बात समझ में आ रही है मैं जहां तक पहुंचाना चाह रहा था? ये बात समझ में आई? तो सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई कि सर रीडिंग जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्री करते हैं इस बात से? क्यों? क्योंकि मैं जब पेपर मेरा स्टार्ट होगा वो रीडिंग से होगा। आज से पहले मैं अक्सर सवाल करता हूँ कि सर क्या, फॉर एग्जाम्पल बीएफडी का पेपर है, तो बीएफडी के क्वेश्चन पेपर को करने का अंदाज क्या होता है हमारा? क्या हम रिक्वायरमेंट इतने गौर से पढ़ते हैं? सर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट को। हमने जरा सा हमने एनपीवी का वर्ड देखा, हम उसको बस देख के कैलकुलेट करना शुरू कर देते। ठीक है। सिनेरियो क्या इतना इंपॉर्टेंट होता है बीएफडी में? होता है, लेकिन हम उस पर इतना ज्यादा बाकायदा टाइम नहीं लगाते। हम उधर से बस पढ़ते हैं, कंटेंट उठाते हैं, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उठाते हैं, स्किम करते हैं और बिल्कुल पढ़ने लेकिन यहाँ पे एमएसए टू के पेपर में क्या होगा? सर एमएसए टू के पेपर में आंसर की जो बेस है, वो सवाल को सही तरीके से पढ़े बगैर हो ही नहीं सकती। यही वजह है कि मैं नहीं कह रहा, आईसीडब्ल्यू का रिसर्च वर्क कह रहा है, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना अपना रिसर्च वर्क है, जो हमने स्टूडेंट के आंसर चेक कर करके जो निकाल के आया है, वो ये है कि सबसे बड़ी जो ब्लंडर स्टूडेंट्स के आंसर में नजर आ रहा होता है शुरू से लेकर, वो ये कि जब मैं आंसर देखता हूँ और चेक करता हूँ, तो मैं पता है क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि सर ये जो आपने आंसर लिख के दिया है ना, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल पेस्ट एनालिसिस पे कर रहा हूँ, तो पेस्ट एनालिसिस का जो मेरे पास आंसर आया है ना, आप यकीन करें कि एग्जाम में या मैं अगर कोई भी क्वेश्चन पेस्ट एनालिसिस के पे ऊपर दूंगा ना, वो आंसर जो आपने मुझे दिया है ना स्टूडेंट को, मैं बोलता हूँ वो कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन पे फिट हो जाए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि है पेस्ट एनालिसिस, सिनारियो डिफरेंट है, लेकिन आप आंसर क्या दे रहे हैं? जेनरिक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं और लिंक नहीं किया। बात पूरी समझ में आ गई? इसकी मैंने ये पूरी तो तमहीद बांधी है, इस पर मैंने 5-10 मिनट खास तौर पे इसलिए लगाए हैं कि वो जो बात है ना वो समझ में आ जाए, कि सर जो चीज टारगेट करनी है ना वो पहले मेरे जहन पे बिल्कुल सुकून से बैठ जाए कि है क्या। तो सर क्या, अब आप मुझे बताएं, अब आपका आंसर चेंज हो जाना चाहिए कि अगर कोई पूछे कि एमएसए टू के पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी है, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? जी। जी सर। सर रीडिंग। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि राइटिंग करने की जरूरत नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। अब हम आ जाते हैं बेचारा पैरामिड पे। ये आपके सामने पैरामिड शो हो रहा है। हो रहा है पैरामिड? अच्छा, पिरामिड की मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए बताता हूँ, लोग कहते हैं कि क्यों बता रहे हैं आपके, मतलब कि हम यहाँ पे फिगर्स को समझने आए। बेसिकली पिरामिड जो होता है ना, वो एक सीक्वेंस बताता है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि जो सबसे ऊपर चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो सबसे नीचे जो चीज है वो सबसे कम इंपॉर्टेंट है। पिरामिड बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक होता है कि आपने बेसिकली, इसी वजह से ये फिगर सिलेक्ट की गई है कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए कि यहाँ से स्टार्ट किया है, फिर ये चीज होगी, ये चीज होगी, ये चीज होगी, इसके बाद जाके ना राइटिंग स्किल आती है। हर चीज, हर हर जो चीज है ना वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक जब तक आप नहीं डेवलप करेंगे, आप यहाँ पे पहुंचेंगे। आप फॉर एग्जाम्पल राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, तो मसला ये आएगा कि आपने, क्योंकि रीडिंग आपने सही से करना नहीं सीखी है, सही है, क्योंकि आपने आइडियाज कैसे जनरेट करना है ये नहीं, इसकी प्रैक्टिस नहीं की है,
आपने रिक्वायरमेंट को कैसे समझना है ये नहीं किया, बीएफडी की नॉलेज आपकी अच्छी नहीं है, बीएम की, तो फिर आप राइटिंग जो करेंगे, प्रैक्टिस कर भी ली तो आंसर ज्यादातर क्या आएगा, जेनरिक आएगा। और वही सबसे बड़ा ब्लंडर है जो मैं पहुंचाना चाहता था यहाँ पर। तो सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रीडिंग है। अच्छा, अब है ना मैं कुछ स्किल्स आपको बताऊंगा कि जो इस पेपर को करने के लिए चाहिए। और हर स्किल सेट के लिए आपके पास डिफरेंट सोर्स है, ये आपने ध्यान में रखना। ठीक है। जो अक्सर सवाल आता है ना कि सर इतना सारा मटेरियल है मेरे पास, आईसीडब्ल्यू की वर्कबुक है, मेरे पास आईसीडब्ल्यू की किट है, मेरे पास आई कैप की वर्कबुक है, मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं अब अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हमारी बुक है। तो सर पढ़ने के लिए ना बहुत सारा मटेरियल है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको जवाब मिल जाएगा। बेसिकली हर चीज की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जितने भी सोर्सेज मैंने आपको बताए, दीज ऑल आर एक्चुअली शुड बी टारगेटेड फॉर स्पेसिफिक स्किल सेट। बेसिकली आइडिया आपको ये दें। तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी सर? रीडिंग। एक है ना बहुत अच्छा काम मैंने शुरू किया है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अच्छा, रीडिंग के लिए ना, अब देखें मेरी बात सुने। अब रीडिंग में ना जब सेशन हम ले रहे होते हैं ना लाइव, तो जैसा कि सर सऊद ने बताया कि हम लोग लाइव रीडिंग करवा रहे होते हैं। वो हम कैसे करवाते हैं मैं आपको जरा बताता हूँ। और वो बेसिकली एक तरह से ये एक, सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ अक्सर कि ये जो मैं यहाँ पे हाइलाइट्स इधर देता हूँ, अब ये मैं रीडिंग कैसे करवाता हूँ ये आपको बताऊंगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपने ये खुद करनी है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये एक भागादा सिस्टमेटिक मेथड होगा। मैं क्या करता हूँ कि यार यहाँ पे ना डिफरेंट हाइलाइट्स करवाता हूँ उसी वक्त लाइव। और फिर उधर जो है ना एक एक जो चीज है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल डायरेक्शन का वर्ड है, एडवांटेज है, लॉन्ग टर्म चेंजिंग, अब ये ना कीवर्ड्स हैं जो कि ग्रीन में हुए हैं। तो ये जो कीवर्ड्स है ना ये मुझे यूज करने द बिजनेस जार्गन इन द पेपर। अगर मैं यूज नहीं करूंगा ना तो दो काम होंगे। या तो आंसर की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिससे टाइम मैनेजमेंट में मसला होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक चीज मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक है ना पूरा सेंटेंस लिखूं उसमें बताऊं कि वी शुड कंपेयर आवर प्रोडक्ट विद द कॉम्पिटिटर्स, वी डू कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस, वी, उसकी जगह पे सिर्फ मैं एक वर्ड या एक टर्म यूज कर लूं, मार्केट डिसिप्लिन। ठीक है, मार्केट डिसिप्लिन। तो मैंने एक एग्जांपल दी कि ये जार्गन यूज करना कितना, और दूसरी जाहिर सी बात है जार्गन की अपनी एक वैल्यू है, बिजनेस जार्गन आप यूज करेंगे तो वो उसके मार्क्स हैं। ठीक है ना। तो ये आपके सामने कमेंट बबल्स रीडिंग। अच्छा, इसमें जाहिर सी बात है फिर ये भी ऑटोमेटिकली हो जाता है कि कौन सा मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो ये पूरा यानी क्या हो जाता है। अच्छा, अब है ना मैंने जो बुक खोली है ना, इसका एक मकसद है। मैं जब लाइव ये करवा रहा होता हूँ ना तो अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं सर मुझे हमें ना बोरियत महसूस हो रही है, मतलब हमें रीड कर रहे हैं ना तो एक तो लग रहा है कि ना हमने पहले से रिवाइज किया हुआ है, इसमें हो सकता है ऐसा लग रहा है टाइम ज़ाया हो रहा है। दूसरा एक और मसला होता है कि सर मैं जो है ना एक तरह से नींद आ रही है मुझे। तो मेरा एक जवाब होता है और वो गौर से सुनिएगा। जवाब ये होता है जो मैं स्टार्ट में कह सकता हूँ मेरे पास लेवरेज है, जब एग्जाम तक हम पहुंचते हैं ना तो वो ये बात नहीं कही जा सकती। बड़ी डिमोटिवेटिंग सी बात है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वो बात पता है क्या है कि सर आपको अगर रीडिंग करते वक्त अभी नींद आ रही है ना, तो आप जब पेपर में बैठे होंगे ना और अगर इसी अप्रोच के साथ चलते रहे तो आप यकीन रखें, मेरी बात लिख लें, वहां पे नींद नहीं आ रही होगी आपको, लेकिन आपकी अप्रोच यही होगी। क्या अप्रोच होगी? क्योंकि आपने रीडिंग को इंपॉर्टेंट नहीं समझा, आपने रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं की, तो एग्जाम में भी आप रीडिंग करेंगे नहीं, स्किम करेंगे, जो कि एमएसए 2 के पेपर में बहुत रिस्की होता है। मैं क्या कहता हूं कि हमें यानी कि प्रैक्टिस कर करके हमारी हमारी यानी कि क्या कहना चाहिए, एंड पॉइंट क्या होना चाहिए? एंड पॉइंट ये है कि हम सिनारियो को कहानी की तरह पढ़ें और वो स्टोरी के साथ ना कनेक्ट हो। देखें मसला क्या है, मैं आपको मसला बताता हूँ। जब इतना बड़ा क्वेश्चन, अब ये सर ने जैसे आईसीडब्ल्यू की बात करी ना, तो आईसीडब्ल्यू की तो अभी तक मैं समझता हूँ उसका जो वो जो उसका हार्डशिप है ना, उसका मैं समझता हूँ 50% भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आईसीडब्ल्यू का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना सर, वो इतना बड़ा क्वेश्चन होता है कि उसमें मसला ये होता है कि एग्जामिनर ने सब बता दिया, मैं लिखूं क्या। हमारे पास एक अच्छी चीज ये है कि एग्जामिनर बहुत सारी चीजें नहीं बताता, तो हम बहुत सारी चीजें लिखने का हमारे पास होता है। मैं आपको एक है ना व्हाट हाउ एंड सो व्हाट अप्रोच बताऊंगा। तो वहां पे हमारा जो स्टार्ट है ना वो
बाद औकात हाउ से भी शुरू हो जाता है। आईसीडब्ल्यू का ना अक्सर स्टार्ट सो व्हाट से होता है, वो सब कुछ बता देता है। अब हमें ये बताना है सर है क्या, मसला क्या है, कंक्लूजन बताना। तो भारत, यानी कि मैं जिस बात से चला था कि रीडिंग, तो आपने अगर इसी अप्रोच के साथ आप चलते रहे ना, तो आप एग्जाम में स्किम करोगे। और वो बहुत अच्छा। अब एक और स्किल सेट है जो कि जिसको रीडिंग का ही पार्ट है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सर है, वो है रिक्वायरमेंट को समझना। अब है ना, एक मैं आपको एक एग्जांपल आपको देता हूँ ताकि आपको बात पूरी समझ में आ जाए। मैं एक ना रिक्वायरमेंट आपके सामने लेके आता हूँ जल्दी से, ठीक है। एक आपके सामने रिक्वायरमेंट ओपन करूंगा। ये हमारी एमएससी 2 की बुक है। अच्छा, अब ये ना एक इंटरेक्टिव क्वेश्चन है, जरा इसकी रिक्वायरमेंट देखें। डिस्क्राइब हाउ द सीईओ, एक मिनट, मैंने स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? स्क्रीन शेयर हो रही है? जल्दी से बताएं। जी सर बिल्कुल। जी। अच्छा, अब आप ये देखें क्या लिखा है। डिस्क्राइब हाउ द सीईओ ऑफ गेमिंग कुड सब्सटेंशिएट assertions अबाउट द लेवल ऑफ ब्रांड इन्वेस्टमेंट हिज बिजनेस रिक्वायर। अच्छा, बेसिकली इसमें सिनारियो ये था कि जो 3 डिवीजन थे उसमें से ये जो गेमिंग डिवीजन वाला जो है ना, वो उसमें ना एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहे थे, बहुत ज्यादा हो रहे थे। सही है। तो अब ये रिक्वायरमेंट है, मुझे बताएं। अभी जिन्होंने मुझे ऑन करा था माइक, वही जल्दी से मुझे माइक पे ही बता दें कि रिक्वायरमेंट को पढ़ के क्या समझ में आता है। जी, जल्दी से बताएं। जी फैजान, कौन था जिसने अभी माइक ऑन किया था? जल्दी से बताएं। फैजान, कोई भी मुझे बता सकता है। जी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब है ना, इसको अगर रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ें, डिस्क्राइब हाउ द सी ऑफ गेमिंग। अब है ना, इसमें इधर एक मिस्टेक होती है। अच्छा, अब अगर मैं एक सवाल करूं कि सर यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, ज्यादातर आंसर जो है ना इस तरह के मुझे मिलते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ अभी भी इसी तरह के जहन में हूँ। और ये होते हैं इस तरह की ना अप्रोच बताई जाती है डायरेक्टर को कि सर उसके ऊपर क्योंकि तनकीद हो रही है, तो डायरेक्टर को ना ये बताना चाहिए कि मैं एक्सपेंडिचर्स कैसे कम करूंगा फ्यूचर में। सही है, ज्यादातर इस तरह से आते हैं। तो मेरा मेरे जो डायरेक्शन है ना आंसर की, वो ये होती है कि मैं क्या वेज है, क्या किस तरीके से ना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स को टारगेट किया जा सकता है, कहाँ पे मुझे एक्सपेंडिचर्स को कम करना चाहिए, या क्यों एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे होंगे। मजे की बात यह है, अगर आपने ये आंसर लिखा है ना, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपके जहन में ये आंसर है। मुझे बताएं, इस तरह का आंसर कितने लोगों के जहन में था अगर किसी ने रिक्वायरमेंट सही से देखी है? अच्छा, अब ये मजे की बात, ये क्या बता रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इन्वेस्टमेंट। साहिल, अगर आपने ये आंसर लिखा, मेरे हिसाब से 0 मार्क्स देंगे। मेरे हिसाब से हो सकता है आई कैप जो है ना दो, वो पासिंग मार्क्स ना दे, कुछ मार्क्स देते, मेरे हिसाब से 0 मिलने चाहिए। जी, और कोई मुझे बताए, और कोई मुझे बताए। अब देखें। अच्छा, अब है ना, मैं अगर आप इस रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ेंगे ना दूसरी दफा, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। डिस्क्राइब हाउ द सीईओ ऑफ गेमिंग, बिल्कुल, हमें जस्टिफाई करना है गेमिंग को। डायरेक्टर जो गेमिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको जस्टिफाई करना है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताए ना, ये तो मैं इतने आराम से इस रिक्वायरमेंट को पढ़ रहा हूँ और बार बार इसको देख रहा हूँ। तो उबैद भाई, आप मुझे एक बात बताएं, आपने इस रिक्वायरमेंट को बिल्कुल सही तरीके से समझ लिया, अच्छे तरीके से। अब उबैद, आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बताया, क्या ये रिस्क है कि मैं एग्जाम में जल्दी जल्दी पढ़ लूं रिक्वायरमेंट, स्किम करूं, सिनेरियो को सही नहीं समझूं, तो मेरा आंसर किसी और डायरेक्शन में चला जाए, उसी डायरेक्शन में जो मैं बता रहा था? जी। जी उबैर। जी, जल्दी से बताएं। साहिल, फॉर एग्जांपल साहिल वाला जो अप्रोच है कि वो कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इन्वेस्टमेंट बतानी है, क्या उस डायरेक्शन में जा सकता है क्योंकि मैंने अगर जल्दी जल्दी में पढ़ ली? उबैद, क्या एग्री करते हैं? हम इजीली डी ट्रैक हो सकते हैं, बहुत ही आसान है डी ट्रैक होना। तो अब देखिए, क्या आपके सामने देखिए बिल्कुल ही एक डिफरेंट पिक्चर आउट क्या आ रही है। आप आज MS2 क्या जब लेने आए थे इंट्रो सेशन, कुछ बातें जहन में थी, क्या वो डिफरेंट आपको नजर आ रहा है कि क्या डिफरेंट है? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर मुझे जो है ना जिन चीजों का मैंने सोचा ही नहीं था, उस पर ही तो असल काम करना है। तो अब जब मैंने ये पूरी बात ध्यान में बिठा दी ना, तो अब मैं जो आपको अप्रोच अपनी बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ।
ठीक है। हम लोग क्या कोशिश करते हैं, हम कहते हैं कि यार सबसे पहले ना आपको रीडिंग आनी चाहिए। अब रीडिंग के लिए ना हम डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू चलते हैं। हम सबसे पहले थ्योरीज कवर करवाते हैं। जब हम थ्योरी कवर करवा रहे होते हैं ना, मैं क्या कह के स्टूडेंट्स को थक जाता हूँ कि सर ये जो थ्योरीज हैं, ये आप चाहे सेल्फ स्टडी में कर रहे हैं, चाहे आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जरूर कवर कर रहे हैं। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट में अगर आप 100% श्योर हैं कि आपको थ्योरी आती है फिर भी ये काम करें, उसकी वजह यह है कि एक तो फायदा तो ये होना ही है कि एक चीज बार बार पढ़ी जाती है तो आपके जहन में बिल्कुल बैठ जाती है। फिर उसके चार्जेस को, क्योंकि मैंने उधर जाके, याद रखिएगा, सर समझ दाऊद एक बात कहा करते थे कि एग्जाम में मुझे याद नहीं होना चाहिए, सॉरी, एग्जाम में मुझे पता नहीं होना चाहिए, याद होना चाहिए। याद होने का मकसद ये है कि मुझे बस ऑटोमेटिकली निकल के आ रहा है, क्योंकि मुझे तो उसका आगे का काम करना है, मुझे तो अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट। अब मैं कॉन्सेप्ट ही मेरे जहन में नहीं होगा, उसी को याद करने में मुश्किल हो रही है, तो अप्लाई क्या करूँ? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक तो फायदा ये होता है कि आपके जहन में वो थ्योरी बैठ जाती है। दूसरा बहुत बड़ा फायदा क्या होता है? दूसरा बहुत बड़ा फायदा ये होता है सर, रीडिंग करने की आदत होती है। सर रिक्वायर, जो मैं कहता हूँ, आपको सिनेरियो के साथ इंटरेक्ट करना है, आपने थ्योरी के साथ इंटरेक्ट करना है, उसको कहानी की तरह पढ़ना है। अब सवाल ये जहन में आता है कि पेपर में मैं एक बचकाना सी बात कर रहा हूँ ना कि स्टोरी की तरह पढूं, है ना? मैं अगर किसी स्टूडेंट को कहूँ कि सर आप एग्जाम में बैठ के ना सिनेरियो स्टोरी की तरह पढ़ें, तो मेरे सामने से रिस्पॉन्स आएगा, सर आप क्या बात कर रहे हैं, एग्जाम में कोई स्टोरी की तरह पढ़ा जा सकता है? मेरा जवाब ये होगा कि सर बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, अगर यही प्रैक्टिस आपने थ्रू आउट अपनी सेल्फ स्टडी में या किसी के साथ भी पढ़ते वक्त ये उसको फॉलो किया हो प्रॉपर, एक स्ट्रेटेजिक वे। तो देखें, हम उसके लिए दो तीन काम करते हैं। एक तो थ्योरी पढ़ाते हैं, दूसरा जाहिर सी बात है हम सिनारियो जब कवर करवा रहे होते हैं वो करते हैं, और इंटरैक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि अभी मैं जैसे ना बुक दिखाऊंगा आपकी, यहाँ पे अगर आप देखें तो हर चैप्टर में ना कुछ इंटरैक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो हम करवाते हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली क्या कहते हैं, आईसीडब्ल्यू की प्रैक्टिस किट और वो सब करवाते हैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल आता है सर फिर राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से आएगी? अच्छा, उससे पहले बीएफडी के कॉन्सेप्ट या बीएम के कॉन्सेप्ट वो सर ने बिल्कुल आपको डिटेल में बता दिए कि बीएम आप हमारे साथ रिवाइज कर लेंगे, जो मैंने पूरी डिटेल बताई। टैक्स मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, एथिक्स हो गया वो रिवाइज हो जाएगा, गवर्नेंस वो सब यानी कि रिवीजन में हो जाएगा। ठीक है। बीएफडी का आपको तरीका बता दिया गया कि आपको रजिस्टर्ड वगैरह करना है। तो एक तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज हो गई, तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी ना, एक तो रीडिंग वो मैंने आपको बताया, दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वो मैंने आपको बिल्कुल तरीके डिटेल में समझा दिया। अब तीसरी चीज आती है सर, और वो है राइटिंग प्रैक्टिस। अब सवाल ना एग्जाम में आता है, और ये एंड तक देखें, मैं ना इस सवाल से ना बाकायदा इरिटेट होता हूँ अगर ये एग्जाम आखिरी मंथ में हो रहा हो, एग्जाम से पहले या आखिरी के दिनों में हो। तो इस बात को और से सुन लें। जैसे मैंने बताया ना कि हर स्किल सेट का अपना एक सोर्स है। तो सबसे पहली बात, सर रीडिंग का जो सोर्स है वो आईसीडब्ल्यू की वर्कबुक है। और रीडिंग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है आईसीडब्ल्यू की प्रैक्टिस किट। मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा कि आईसीडब्ल्यू की प्रैक्टिस किट से ज्यादा प्रैक्टिस क्यों नहीं करनी, लेकिन अभी मैं आपको पहले सोर्स समझ लें कि रीडिंग का मेरे पास क्या सोर्स है, वर्कबुक आईसीडब्ल्यू की, और आईसीडब्ल्यू की प्रैक्टिस किट। सही है। और आईसीडब्ल्यू के इंटरेक्टिव और सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके लिमिटेड चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रीडिंग का। दूसरा मेरे ध्यान में आता है सर इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज, या सर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स को कैसे कवर करें। मैं सवाइस देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बात की थी कि 20-25 मिनट अब है ना, सिर्फ मैं क्लोज करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं जितनी देर बात कर रहा हूँ सारी क्यूरीज अपने जहन से निकाल, मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर प्लीज फोकस करें। अगली बात जो है कि सर अब राइटिंग के लिए क्या करें, एज का बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है और बड़ा लॉजिकल आंसर है, ये सुनिएगा। देखिए, जैसे कि सर सऊद ने बताया ना कि आईसीडब्ल्यू का अपना एक फ्लेवर है, आई कैप का अपना फ्लेवर है। आईसीडब्ल्यू का मैंने डिटेल में बता दिया सर, वो बहुत डिटेल में सिनारियो देता है, आई कैप ऐसा नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे प्रैक्टिस ना आई कैप की होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स मेरे हैं मैं कहीं से भी मिल जाए, है ना, ये दो अलग अलग चीजें। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने आपको बता दिया आईसीडब्ल्यू की वर्कबुक। अच्छा, इसके बाद आता है आपका रिक्वायरमेंट, बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वैरायटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स अगर देखनी है डिफरेंट टर्म, तो सर वो आईसीडब्ल्यू की अगेन इंटरेक्टिव सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन और आईसीडब्ल्यू की प्रैक्टिस किट।
वो भी आपको सिर्फ रीड करनी है अच्छे तरीके से। सही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आपको मिल जाएंगी। सर इसके बाद आता है इंडस्ट्री नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बाजों का। तो सर इंडस्ट्री नॉलेज ना, क्योंकि आईसीडब्ल्यू की प्रैक्टिस किट में डिफरेंट इंडस्ट्रीज कवर हुई हैं बहुत सारी, तो वो नॉलेज आपको वहां से मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रीडिंग, रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री नॉलेज, ये सब का सोर्स जो है वो आईसीडब्ल्यू है। राइटिंग प्रैक्टिस का जो सोर्स है ना, वो आपके आईकैप के पास पेपर्स होने चाहिए, या आईकैप की वर्कबुक होनी चाहिए। अच्छा अब है ना, एक एक मैं आखिरी बात कर दूं, उसके बाद हम क्लोज करते हैं। एक और बात यह है कि देखें, एक बात है ना, अपने जहन में रख लें अभी से कि फुल फ्लैश क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, फुल फ्लैश क्वेश्चन को बाकायदा करना, इट्स लग्जरी। ये ना देखें, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। ये बात मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा, कि यार मैं पूरा आई कैप का एक क्वेश्चन लेके बैठूं करूं वन गो में। हो सकता है इसका टाइम मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, न लेकिन ज्यादातर केसेस में नहीं मिलेगा। क्या इस बात से सब एग्री करते हैं? जी। जी। जल्दी हो, क्योंकि हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल होके चलना है ना। ऐसा ही है ना। एक है ना, बहुत अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने खुद की है, मुसलसल करवाता हूँ मैं लाइव प्रैक्ट अपने सेशंस में भी करवाता हूँ, और मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि सर ये काम आप करें। और वो क्या काम है? एक है ना, अजीब सा चैप्टर दिखाऊंगा मैं आपको, हमारी बुक का पार्ट, हमारी बुक का पार्ट, ये आप देखें। एक चैप्टर है, अगर मुझे मिल जाता है ना अभी, है तो इस बुक का पार्ट, लेकिन अ, एक मिनट, मास्टर डॉक्यूमेंट के नाम से, शायद इसमें सर्च नहीं हो रहा, एक मिनट। अच्छा भारत, मैं आपको फिर किसी और हमारे लाइव सेशन में या वैसे मैं अलग से दिखा दूंगा। वो चैप्टर जो है ना मैंने इंक्लूड किया हुआ, यकीन करें वो किसी काम का नहीं है। मतलब मैंने है ना एक तरह से पेजेस शायद जाया करें, लेकिन है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया मिलता है अगर हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं। और मैं अक्सर उस टर्म को कॉइन करता हूँ, और वो उसको, इसका टर्म का नाम है, अ, उस टर्म का नाम है, एक वॉइस का मसला आ रहा है, एक मिनट। हाँ। अच्छा, उस टर्म का नाम है अनस्केड्यूल्ड राइटिंग। अनस्केड्यूल्ड राइटिंग क्या होती है कि सर आप है ना, मैंने क्योंकि बार बार कह रहा हूँ ना, आप इंटरेक्ट करना है आपको सिनेरियो के साथ। तो आप जब भी कोई थ्योरी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई कंटेंट पढ़ रहे हो, कोई भी चीज देख रहे हो ना, तो आप अपने पास ना कीबोर्ड आपका चलता रहे। यानी कि क्या मतलब है, कोई कीवर्ड आपने देख लिया, सर आपने देख लिया अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, ऐसे ही लिख दिया। आपने देखा कॉम्पिटिटर एनालिसिस, बस लिख दिया। आपने फॉर एग्जाम्पल कोई और कीवर्ड। अच्छा, अब इससे ये काम आप इसलिए नहीं कर रहे कि इस ये आप अपने नोट्स बना रहे हैं या इसको बाद में रेफर करेंगे। मैं अक्सर कहता हूँ कि सर राइटिंग की ना अपनी मेमोरी होती है। अच्छा, राइटिंग कीबोर्ड से भी आप कर रहे हैं तो आपको ना वो जहन में चीजें बैठ जाएंगी, और बहुत जबरदस्त फायदा होता है कि इससे ना एक तरह से अनस्केड्यूल्ड क्योंकि राइटिंग है तो अनस्केड्यूल्ड राइटिंग प्रैक्टिस हो रही होती है, बड़ी जबरदस्त तरीके से होती है। और वो आप है ना कभी भी कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में आपको टाइम मिला है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, आपको थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई देख रहे हैं, आप बस ये काम करें, ये काम जरूर करें। ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन आपको है ना इसका फायदा जब आप करेंगे ना वो नजर आएगा। अच्छा, एक और लास्ट बात इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग इनोवेटिव आइडियाज को भी करते रहते हैं। एक है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जरा आपको स्टूडेंट्स के आंसर भी एक तो दिखा दूं कि वो हम किस तरीके से चेक कर रहे होते हैं, उससे भी आपको आइडिया होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, MS2 स्टोरीज। अच्छा अब है ना, क्योंकि देखें मैंने कहा ना कि हम लोगों को ऑब्वियसली चलना है बिल्कुल प्रैक्टिकल साइड को देखते हुए। तो देखें, एक मसला ये तो है कि थ्योरी को पढ़ के ना बोरियत तो फील होती है। तो उसके लिए ना हमने एक काम करने की कोशिश की है, और वो है ये आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं बेसिकली कि क्योंकि सिनारियोस को ना आपको स्टोरीज की तरह पढ़ना है, और एक है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इररेलेवेंट
हो सकता है MS2 के लिए हो, लेकिन एक जनरल बात है वो ये है कि जो कहानी होती है ना वो याद रह जाती है, स्टोरीज याद रह जाती है। तो मैं हम लोगों ने कोशिश की है कि ना कॉन्सेप्ट्स पढ़ना, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे आप लोगों के साथ स्टोरी बुक शेयर करते हैं बाकायदा, और हम इसकी यानी कि चैप्टर वाइज स्टोरी बुक बनाई हुई है, और वो आप लोगों के साथ वक्तन फवक्तन शेयर होती रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी है, एक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एक स्टोरी है। ये बाकायदा स्टोरी है, ये ज्यादा से ज्यादा 2 पेज 3 पेज की होती है, और ये आप यानी कि बेड टाइम में जाकर सोने से पहले या वैसे ही पढ़ लें। इससे ना बहुत ज्यादा फायदा होगा। इससे फायदा ये होगा, एक तो आपको पढ़ने की आदत होगी, रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, दूसरा आपको कॉन्सेप्ट जो है ना याद होते जाएंगे। तो ये बेसिकली एक तीसरी अप्रोच है जो मैं हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। लेकिन एक तरीका का तो ये है कि बाकायदा लाइव सेशन में आपको बुक रीड करवाई जाए, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई कहता है कि यार मैं जो है ना लाइव सेशन में नहीं ले रहा, मैं खुद से ही रीड कर लूंगा अच्छे तरीके से, बस 1-2 मैंने सेशन इसलिए ले लिए लाइव रीडिंग के कि मुझे अंदाजा हो जाए कि किस तरह रीड करना है थ्योरी को, बस ठीक है, इसके बाद मैं खुद करूंगा। तो फिर एक काम हम करेंगे कि शॉर्ट वर्जन में इसको कवर करवाने के लिए जितने भी की कॉन्सेप्ट्स है ना उनकी स्टोरी डेवलप की जाएगी, और आपको लाइव स्टोरी आकर ना बताई जाएगी। उससे फायदा ये होगा कि 15-20-25 मिनट में आपको एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। यानी 10 मिनट में मैंने एक स्टोरी बता दी, और इसी तरह 4-5 भी बता दी, तो एक पूरा चैप्टर फॉर एग्जाम्पल कवर हो गया विद इन एन आवर। तो इससे फायदा ये होगा कि एक और इंटरेस्टिंग वे भी है, तरीका भी है, एक इंटरेक्ट करने का आपको फायदा भी होगा, रीडिंग भी होगी, और आपके कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएंगे। तो ये तीसरी अप्रोच इंशाल्लाह हम ऐड करने जा रहे हैं, जो कि हमने स्टार्ट की थी इस दफा, लेकिन कुछ सारे चैप्टर्स कवर नहीं करवा सके थे। तो इस दफा हम इसको बाकायदा इंक्लूड करेंगे। एक और काम भी मैं करता हूँ, मैं वॉइस नोट्स भी भेजता रहता हूँ। तो वॉइस नोट्स भी बिल्कुल यानी कि स्केजुअल्ड वे में होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, उसके 20-25 वॉइस नोट्स हैं, उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो चैप्टर वाइज वॉइस नोट्स होते हैं, वो भी शेयर करता हूँ। तो ये दोनों चीजें जो है ना ये साथ के साथ चलती रहती है। तो मैं बेसिकली कोशिश की है मैंने आपको बताने की कि आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, और आपके पास सोर्सेज क्या क्या है इसको कवर करवाने के लिए, और एक फ्लेवर ऑब्वियसली देने की कोशिश की है कि हम आगे कवर कैसे करना है। तो सर ये मेरी तरफ से था। अगर किसी की कोई क्यूरीज है तो प्लीज मुझसे करें। जी। अच्छा, एक और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, ऑब्वियसली वो वक्तन फवक्तन बताई जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक है ना हिडन स्किल जिसको मैं कहता हूँ, वही होता है कि आपने ना कमेंट करना है डेटा की रिलायबिलिटी के ऊपर। एक बात याद रखिएगा, है कि आपने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया है डेटा की रिलायबिलिटी के ऊपर, वो कर सकता है, एक तो इसको एज ए सेपरेट रिक्वायरमेंट। दूसरा डेटा फॉर एग्जांपल डेटा रिलायबिलिटी की जब मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने कमेंट कर दिया, मेरे पास है ना एक सिनारियो आया हुआ है, और उसमें मुझे फॉर एग्जांपल सेल्स का एनालिसिस करना है, ठीक है। अच्छा, उसमें मैं कमेंट कर सकता हूँ कि उसने मुझे ना टोटल सेल्स दी हुई है कहीं मुझे, लेकिन ये वो बताया हुआ है कि इसके डिफरेंट डिवीजन है। तो एक कॉमेडी हो सकता है कि अगर मुझे डिवीजन वाइज सेल्स मिल जाती तो मैं और प्रॉपर एनालिसिस इस तरीके से कर पाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये डेटा इसी तरह डेटा कंप्लीट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, ये कहीं जो है ना मुझे सिनारियो में बताया कि इस डेटा की जो सोर्स है ना वो है गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, वहां से मैंने पिक किया है। तो वहां पे मैं कह सकता हूँ बाकायदा ये सिनारियो एक क्वेश्चन रिक्वायरमेंट आई कैप ICW ने बार बार किया है कि भाई मुझे फॉर्मल कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्यों करना है। यानी कि इसका मतलब ये है कि मुझे खुद से कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्यों करना है, मैं क्यों ना डेटा पिक कर लूँ जो ऑलरेडी जो है ना कॉम्पिटिटर्स का डेटा अवेलेबल है। तो ये बाकायदा रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह की हिडन रिक्वायरमेंट आ सकती है आईकैप में एज अ सेपरेट, और ये आपके आंसर की क्वालिटी को बेहतर भी करता है। मतलब आप इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं कि बातों का ऐसा होता है ना, मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, या मैं ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रहा, तो वहां पे मैं कुछ डेटा की रिलायबिलिटी के ऊपर बात कर लूँ। तो ये कुछ चीजें हैं जो कवर होंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ ये बहुत सारे लोग ना, एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि चैप्टर नंबर यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी बुक में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा रजिस्टर्ड ग्रुप में, जो लोग मुझसे सॉफ्ट में ये मांगेंगे। तो वहां पर ये वाला जो चैप्टर है ना जिसको मैं 0.1 और 0.2 कहता हूँ, चैप्टर जो कि 1 से भी पहले है, और इसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेटेजिक डेटा एनालिसिस, सर ये जरूर बड़े तरीके से, बल्कि मेरा सेशन भी इससे इंशाल्लाह स्टार्ट हो, कि मैं इस क्योंकि जब तक आपने एक मैंने ओवरऑल फ्लेवर तो दे दिया, लेकिन उसको जरा डिटेल में देखना है। तो उसके लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सारी क्यूरीज क्लियरफाई हो जाएंगी। आप जरूर ये देखिएगा चैप्टर नंबर 0.1 और 0.2। मैं कोशिश करूंगा कि ग्रुप में सेपरेटली शेयर भी कर दूं। हाँ, SBM के जो चैप्टर है ना वो ये वाला है रेलेवेंट, आप अपने पास नोट कर लें।
मैं ओपन भी करके दिखा देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 to 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 to 5, यानी 1 से लेकर 5 तक। जरा स्टडी मैनुअल ओपन हो रहा है, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, चैप्टर 1 से 5 तक। फिर चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। डाटा एनालिसिस नहीं करना, वो हमने अपनी बुक में अलग से कवर करवाया हुआ है, बाकी इसमें बहुत इरेलेवेंट भी है, तो वो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने बुक में इंक्लूड किया हुआ है जो रेलेवेंट पार्ट है। इसके बाद एथिक्स, सर बीएम के ये बस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या? नहीं नहीं, उस्मान, बिल्कुल लाइव भी होंगे और रिकॉर्डेड भी होंगे। ठीक है ना, रिकॉर्डेड तो अवेलेबल हैं, और लाइव भी हम करवाएंगे। लेकिन उसमें ऑब्वियसली कुछ पीरियड के बाद वो स्टार्ट होगा, अभी से स्टार्ट नहीं होगा। लाइव प्रैक्टिस के जो सेशंस है ना, वो खास तौर पे पेपर जब इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद से इंशाल्लाह। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? अच्छा, उसका टाइम टेबल, अदील कह रहे हैं कि, अदील का सवाल है कि टाइम टेबल बता दें कि लेक्चर्स को कैसे लेना है। देखें, ये ना आप अपने हिसाब से देखें। अब है ना, मैंने हम लोगों ने ना स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ दिया है। मैंने आपको, जैसे हम लोग, सर सऊद ने भी दिखाया आपको कि रिकमेंडेड उसमें पार्ट है, उसमें मैंडेटरी है। तो अब आपकी अप्रोच पे डिपेंड करेगा। अगर आपको सिर्फ मैंडेटरी लेक्चर्स लेने हैं तो आप अपने हिसाब से टाइम को डिवाइड कर लें। कोशिश आपने ये करनी है कि पेपर से 2 महीने पहले कम से कम, या बहुत हो गया तो 1.5 महीने पहले, आपके सारे लेक्चर्स जो आपको लेने हैं ना वो कवर हो जाए। तो अब आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लें इसको, कि वीकली अगर आप पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से करना है, तो वो डिवाइड किया जा सकते हैं लेक्चर्स आसानी से। ठीक है जी। जी, बिल्कुल, शॉर्ट वॉइस नोट्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे आपको, जो पोर्टल पे बिल्कुल हमने किए हैं। अभी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, फुरकान आपने बच्चों के पेपर चेक करके शेयर किए, तो कोई जी एक जी जी। कोई सीट आपके पास अगर रेडी अवेलेबल हो, ज़रूर दिखाइएगा जी और जी। बताइएगा कि जो हमारी चेकिंग होती है उसका क्या किस तरह से हम जो है कोई शेयर कर रहे होते हैं और किस तरह से हम चेक करके वापस कर रहे होते हैं। जी सर, बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया, थैंक यू सर। ये मैं आपके सामने बल्कि ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपके सामने ना एक पीडीएफ फाइल शो हो रही होगी, ये है कंप्लीट पैकेज। कंप्लीट पैकेज में हम क्या करते हैं, मैंने जैसे ना होमवर्क दिया ये, अभी इंटरेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 मैंने होमवर्क दिया था। अच्छा, होमवर्क में जब देता हूँ तो वो हाईलाइटेड होता है, और ये हाईलाइट्स मैंने बताया ना आपको कि ये सिर्फ हाईलाइट्स नहीं है, ये तरीका है क्वेश्चन को पढ़ने का। ठीक है ना, तो मैंने बहरहाल ये किया। और उसके बाद अगर आप नीचे जाएं, इसके बाद ये हमारी बुक का एक यानी कि पार्ट है, जो मैं समराइज कर देता हूँ इंटरेक्टिव क्वेश्चन को, जिसको मैं की पॉइंट्स के नाम से कहता हूँ। ठीक है, ये मैंने दिया। इसके बाद अगर आप देखें तो ये स्टूडेंट के आंसर जो हैं कुछ चेक हुए हैं। ठीक है, अगर आप देखें इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें बेसिकली ना 3 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर काम किया जाए। नंबर 1, स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो कितना स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड की जब बात होती है तो उसका मतलब होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सबसे पहले डिस्कस करना है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा एंड सो फोर्थ। उससे फायदा ये है कि एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, कि फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता टाइम खत्म भी हो गया तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले डिस्कस कर लिए। और दूसरा, एक अच्छा स्ट्रक्चर भी होता है कि जिस सिनारियो में अगर जिस चीज के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो आपको आंसर में भी उसको इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये एक हिडन चीज है ये। इसके अलावा मिसिंग लिंक्स, क्या क्या आपने जो है ना, इंफॉर्मेशन दी गई थी सिनारियो में जिसको आपने कवर नहीं किया। बिजनेस jargons कौन से आपने यूज नहीं किए, और कुछ मैं जर्नल कमेंट कर देता हूँ कि ओवरऑल आपको क्या यानी कि कवर करने की जरूरत है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ। तो एक है ना बेसिकली, ये एक आपके पास कंप्लीट पैकेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर हैं इसमें, हमारे की पॉइंट्स हैं, आईसीडब्ल्यू का कंप्लीट आंसर है, और ये क्वेश्चन है। तो ये इस तरीके से चेकिंग होती है, और इसको जो है ना कोशिश किया जाता है फिर कि कुछ स्टूडेंट्स के आंसर मैं पिक करता हूँ और लाइव भी आके डिस्कस कर लेता हूँ कि 15 20 मिनट में आपको बता दे, ताकि अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जब मैं लाइव आके डिस्कस करता हूँ ना तो आपके इस जहन में आ रहा होगा कि यार एक स्टूडेंट है जिसका आंसर चेक किया अब उसी को फायदा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यकीन करें। अगर मैं वो आके डिस्कस कर रहा हूँ ना किसी स्टूडेंट का आंसर, आप याद रखें, यकीन करें कि ज्यादातर आप भी वही गलतियां कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। समझ, क्योंकि
ऑब्वियसली स्टूडेंट्स एक तरीके से सोचते हैं ना, क्योंकि MS2 का जैसे मैंने आपको बताया, अब 100% स्टूडेंट्स ने, तकरीबन 90% मैं कह सकता हूँ, उनका रिस्पॉन्स यही था कि रीडिंग उनके जहन में थी ही नहीं। तो इसी तरह जो मिस्टेक्स है ना, वो आप अगर दूसरों की भी देखेंगे ना तो आपको भी फायदा होगा। तो बिल्कुल ये भी एक काम किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। जी सर। अच्छा, स्टोरीज के बारे में भी थोड़ा सा कुछ बता दें। स्टोरीज को अगर आपने स्टोरीज पे बात अ, करी नहीं। सर कर ली है मैंने अभी बात। मैंने ये एक स्टोरी मैंने दिखाई है, ये बाकायदा स्टोरी बुक है, और इस पे मैंने बात की है बेसिकली। जी। ये बेहतरीन है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी बस मैं ऐड, सर ने कहा कि मैंडेटरी लेक्चर्स तो लेने ही लेने हैं, बाकी रिकमेंडेड भी और ऑप्शनल भी हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं लेने। अगर रिकमेंडेड ले लें तो बहुत अच्छी बात है, और ऑप्शनल उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ अर्से पहले जो है वो क्या कहते हैं पेपर पास कर लिया था बीएफडी का या एसपीएम का। इस तरह से हमने चीज़ों को अलाइन किया है। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं वापस उस पर आऊँगा कि जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं वो बीएफडी एसपीएम को रिवाइज करके आई कैप का एमएसडब्ल्यू का वर्कबुक करें, एसडब्ल्यू की लिमिटेड क्वेश्चंस की रीडिंग करें। सर और आपकी वॉइस स्लो आ रही है, एक स्टूडेंट की तरफ से है। जी सर। मैं बस इसमें ये कह रहा था कि आप लोग जो है ना क्या कहते हैं वो जो रिकमेंडेड लेक्चर्स हैं वो भी हो सके तो जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास पूरी अटेम्प्ट है अभी। और ऑप्शनल लेक्चर उन लोगों को लेने जिनका पेपर 2-3 साल पहले लेट से कोई बीएफडी एसपीएम का पास हुआ था तो उसको रिफ्रेश करने के लिए लेंगे। बाकी इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि जो अगर कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो कोई मसला नहीं है। सेल्फ स्टडी में मैंने आपको बता दिया कि आप बीएफडी एसपीएम रिवाइज करें, उसके बाद आप जो है वो आईसीडब्ल्यू की लिमिटेड रीडिंग करें, आईसीडब्ल्यू के लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करें, आई कैप की वर्कबुक सॉल्व करें एमएसडब्ल्यू की, और फिर एमएसडब्ल्यू के पास पेपर सॉल्व करें। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अक्सर एक बात कहता हूँ, ठीक है ना, मैं आज भी वो बात कर देता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों ने ना जब आप प्रैक्टिस करें तो अपनी गलतियों को जरूर नोट करें कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो और जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है उसमें क्या गैप है। जो सर ने तो आपको देखें करा दिया, अगर आप क्लासेस लेते हो तो आपका मसला काफी हद तक हल हो गया है ये। मगर अगर कोई सेल्फ स्टडी भी करता है तो देखें, मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बंदा ही जो है वो क्लासेस लेके पास हो जाता है। सेल्फ स्टडी से भी कुछ लोग पास हो जाते हैं, बिल्कुल, मतलब मैं इसमें कोई वो नहीं है। जो आपसे मतलब सच्ची बात है वो मैं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मैं कहूँ पेपर पास उसी वो होगा जब क्लासेस लोगे, नहीं ऐसा नहीं। तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि अक्सर बच्चे भी ये गलती कर रहे होते हैं कि कोई अपने पास मिस्टेक लॉग नहीं बना रहे होते। जो मैंने अक्सर, आपने अगर बीएफडी मुझसे पढ़ा है तो मैंने हमेशा बात की है कि आप मिस्टेक लॉग बनाएं, उसका एंड में बहुत हेल्प, बहुत उससे ज़्यादा कोई फायदा भी होता है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प भी सर होती आप, है। तो ये सॉरी सर, एक बात ऐड करना चाहूंगा कि आपने कहा ना कुछ लोग सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, कुछ लोग पढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा, एक ये डिसीजन ना आप बिल्कुल अगर लेना तो फिर उसका फायदा भी उठाएं, क्योंकि हमें बिल्कुल। ना सर आपने देखा है कि ये बड़ा हो रहा होता है कि पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं होती स्टूडेंट्स की, मतलब ये बहुत ही कम होती है। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल होमवर्क दे रहा हूँ तो कोई मुझे दे ही नहीं रहा अगर करके, तो फिर जाहिर सी बात है उसको फायदा ही नहीं हुआ। या फॉर एग्जाम्पल लेक्चर्स ही नहीं ले रहे वो, भले वो उसने फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर हुआ हुआ है लेकिन लेक्चर ले ही नहीं रहे। तो अगर आपने ये फैसला किया है कि आपको हमारे साथ पढ़ना है तो फिर पूरा पूरा फायदा उठाएं प्लीज। जी सर, बस ये ऐड करना था। बिल्कुल देखें, ये बात मैं एक बात बताऊँ कि देखें हम जब रिजल्ट कंपाइल कर रहे होते हैं ना, और तो हमारे लिए तो हम तो ये चाहते हैं कि 100% बच्चा पास हो। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता, कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे पास नहीं हो पाते। आई कैप के पासिंग परसेंटेज के ही अल्हम्दुलिल्लाह आसपास हमारे होते हैं। मगर जब कोई बच्चा पास नहीं हो रहा होता तो हमें बड़ा अपने आप से भी हम पूछ रहे होते हैं कि यार हम हमारी तरफ से क्या रह गया। अच्छा, फिर हम पोर्टल चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि जी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने लेक्चर पूरे नहीं लिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एक्सेस लिया, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, यकीन करें अल्लाह माफ़ करे, वो एक्सेस लेते हैं और फिर उसके बाद शायद 1 या 2 लेक्चर के बाद वो नहीं, फिर वो खुद मैसेज करके बोलते हैं सर वो हमारे पास दूसरे पेपर से हमारा टाइम नहीं बचा। तो अब क्या है कि हम तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक्सपेक्ट करेंगे, और इसी तरह जब हम टेस्ट लेते हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पर अलहमदिल्ला अच्छा खासा एक जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप होता है रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का, उसमें हम देखते हैं बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो इससे भी हमें इंप्रेशन मिलता है कि यार या तो बहुत सारे लोग डोरमेंट हो गए हैं, डोरमेंट मतलब, या फिर वो मतलब जिसे कहते हैं कि उस लेवल पे पहुंचे नहीं जहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं। तो आप अगर एक दफ़ा जाएंगे तो फिर आप हमारे साथ रहेंगे, फिर सर फुरकान बड़े एक्टिव होते हैं, मैं बड़ा एक्टिव होता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर, हमारी बातों को फिर आपने ना रिस्पॉन्ड भी करना है वहाँ पे। ठीक है ना, हम अगर कह रहे हैं कि आपका टेस्ट है फला टॉपिक का तो वो टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि टेस्ट सबमिट कराओ चेक होके वापस मिलेगा, तो यार वो चेक होके वापस मिले, ये ना हो कि 10-15% 20% लोग सिर्फ जो है वो जहमत कर रहे हो। हम तो यहाँ तक करते हैं, आपको हैरानगी होगी कि एक एक बच्चे को मैसेज करके असाइनमेंट इनबॉक्स करवाते हैं एडमिन से कि यार ये असाइनमेंट बन गया, ये असाइनमेंट ना ट्यूसडे सॉरी फ्राइडे तक सबमिट कर दो ताकि सैटरडे संडे चेक होके मिल जाए। उसके बावजूद भी हमारे पास रिस्पॉन्स जो है ना वो इतना अच्छा नहीं आ रहा होता है। वो उसकी वजह यही होती है कि स्टूडेंट कहता है कि सर एमएसए 2 को तो हमने थोड़ा सा अभी होल्ड पे रखा हुआ है या लास्ट पे रखा हुआ है। तो ये हम चाहते हैं कि यार आप इफ़ यू वांट टू वर्क विद अस then you need to follow our direction and inshallah our direction will make things very very easy for you। जैसे माशाल्लाह जो लोग हमसे टच में होते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि वो हमारे क्विज़ेस को भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बड़ा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, वो वॉइस नोट भी सुन रहे होते हैं, वो लाइव सेशन में भी आ रहे होते हैं।
और चीज़ कर रहे होते हैं, और फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनका रिजल्ट भी हम देख रहे होते हैं कि एंड में बहुत अच्छा जो है वो आ रहा होता है, हमसे कनेक्टेड होते हैं, तो हमें पता भी होता है कि हाँ यार ये कौन बंदा है, तो जब रिजल्ट बताता है तो हमें और ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है, तो ये सर एक दो बात मैंने बहुत अच्छी की। जी सर। सर दो बस बड़ी इंपॉर्टेंट क्यूज है, इसके बाद क्लोज करते हैं। हाँ बस दो तो स्टूडेंट की क्यूरीज है। कंफर्मेशन हो गया काफ़ी। जी। जी जी। जी सर, एक ये क्यूरी की गई है हमसे, लिनोवो, पता नहीं इनका नाम क्या है, ये कह रहे हैं कि एसपीएम अगर मैंने पढ़ा हुआ है तो क्या मैंडेटरी लेक्चर इनफ है। देखें, मैंने ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी स्टार्ट में ही, और वो की हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, रीडिंग पर। और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल आपको एसपीएम बिल्कुल 100% भी आता है ना, तो भी आपने रीड जरूर करना है। तो अब आप ये डिसाइड खुद कर लें कि वो हमारे लाइव लेक्चर्स के थ्रू रीड करेंगे या खुद से करेंगे, लेकिन आपने करना जरूर ये काम। ठीक है लिनो, तो आपकी बात का ये जवाब है। दूसरा अदील का एक है कि ओपन बुक के बारे में बता दें। अच्छा, ओपन बुक के बारे में सर एक छोटी सी मैं अपनी बात कर दूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं। ओपन बुक पेपर है ना, बड़ा ट्रिकी है। यानी कि ये देखने से तो ऐसा लगता है बड़ा फायदा है इसका, क्या एग्जाम में हम इसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन देखें, इतनी मेहनत करने का या इतना ज्यादा पढ़ने का आप लोग टाइम लगा रहे हैं, फायदा यही है, फायदा यही है कि आपको वहां पे जाकर बुक को ओपन ना करना पड़े। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको वहां पे बुक ओपन ना करनी पड़े। इसका एक है ना, एक नुकसान ये भी होता है जो मैंने पर्सनली देखा था, कि मैं फॉर एग्जाम्पल एक है ना 100% आंसर लग गया, ठीक है, और मुझे पता है ये 100% इसी क्वेश्चन से किया गया। अब होता ही है कि जब मैं इसको लिखता हूँ ना वहां से देख देख कर, तो ऑब्वियसली रिव्यू करने का तो टाइम नहीं है, जो उधर लिखा था मैंने लिख दिया। बहुत ज्यादा चांस है कि आप इरेलेवेंट चीजें लिखें। मैं अपना पर्सनल बताऊं, मैं लिख रहा था, जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस टाइम में पास हुआ था इसी तरीके से मैं कर रहा था। तो मैंने ना अचानक से, क्योंकि अल्लाह ताला ने पेपर पास करवाना था, मैंने देखा यार मैं तो कंपनी का नाम लिख रहा हूँ, यानी आईसीडब्ल्यू में फला कंपनी का नाम लिखा था, वो तक उधर मैं कोड कर रहा था। ऑब्वियसली रिव्यू करने का टाइम नहीं होता। तो सर ये बड़ा रिस्की हो जाता है कि आप बुक है ना वहाँ पे एग्जाम में रेफर करें। सर बस ये थी जी सर। जबरदस्त। ठीक है जी, चले, आप लोगों का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, आप उससे पूछ सकते हैं। बस हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आप सबको कामयाब फरमाए। आखिरी अटेम्प्ट भी हो सकती है एमएसडब्ल्यू की, ये सेकंड लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकती है, आप इसको लास्ट अटेम्प्ट समझें। और खुदा ना खास्ता कोई अगर डेट पे एलिजिबल नहीं हो पाता तो वो हमसे कांटेक्ट कर लेगा, हम उसका फ्रीज कर देंगे अगर एक अटेम्प्ट और हुई होगी, वरना जो है थोड़ा सा डिडक्शन के बाद रिफंड हो जाएगा अगर कोई क्लासेस ले लेता है। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे कि आपकी फीस वेस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मगर बस प्लीज़, अभी एक महीना बाकी है, आज 21 तारीख है, 20 तारीख को रिजल्ट है अगले महीने की। तो ये तकरीबन 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते को यूटिलाइज करें। और मैं समझता हूँ कि मतलब इसमें कोई वो नहीं है, अक्सर टाइम ये वेस्ट ही हो जाता है रिजल्ट का इंतजार करते करते और कोई काम नहीं हो पाता। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये आपको जो है ना ज़रूर इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर फुरकान सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और काफ़ी अच्छा। अच्छा सहील और बाकी जो कुछ लोगों के अगर रह भी गए ना क्यूरीज, तो आप मैं व्हाट्सएप पर हम अवेलेबल हैं, प्लीज वहां पे कर लें, क्योंकि लिमिटेड हमें यहाँ पे रखना था। तो क्वेश्चन आपके जहन में बिल्कुल होंगे, हम आपके साथ कनेक्टेड हैं, तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कर सकते जो हैं। भी आपने साहिल ज्वाइन का किया क्वेश्चन था है, या कोई भी। जी जी। ये हमारी जो है जो भी चीज़ें हैं वो आ रही होती हैं, तो आपने उस व्हाट्सएप ग्रुप जरूर एंड तक हमारे साथ कनेक्टेड रहना है। ठीक है जी। साहिल आप मुझे ना व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन कर दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, जी। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।